घटनाक्रम का अध्ययन करेंगे। विज्ञान और प्रौद्योगिकी अगर हम परीक्षा के दृष्टिकोण से बात करें तो यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम में एक महत्वपूर्ण विषय वस्तु है और काफ़ी सारे जो प्रश्न हैं यहाँ से पूछे जा रहे हैं, खासकर नई तकनीकी घटनाक्रम जो विकास यहाँ पर हो रहे हैं उनको लेकर, चाहे वो जैव प्रौद्योगिकी हो, रक्षा प्रौद्योगिकी हो, नैनो प्रौद्योगिकी हो, ऊर्जा हो, स्वास्थ्य हो, ये कुछ हाईलाइटेड टॉपिक्स रहते हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी में जहाँ पे ज़्यादातर प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। कुछ विषय वस्तु हैं जो बौद्धिक संपदा अधिकारों को लेकर भी यहाँ पे प्रश्नगत होते हैं और इन सभी से संबंधित विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को लेकर सरकार के द्वारा बनाए गए अधिनियम, नीतियाँ, कानून, कार्यक्रम एवं परियोजनाएं भी यहाँ पर प्रश्न पूछे जाने का आधार बनती हैं। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय एवं वैश्विक स्तर पर किए गए यहाँ पे संयुक्त सर्वेक्षण, अनुसंधान संस्थान, योजनाएं और अंतरिक्ष प्रक्षेपण को लेकर भी आपको प्रश्न इसमें बनते हुए देखे गए हैं। कुछ सूचकांक, परियोजनाएं और स्वास्थ्य रिपोर्ट्स यहाँ पर भी आपको, साथ ही नई खोजें भी आपको यहाँ पर साइंस एंड टेक के अंतर्गत क्वेश्चनगत हुई हैं। इस तरीके से देखा जाए तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी को लेकर काफ़ी सारे प्रश्न कई अलग अलग आधार पर और आयामों पर बनते हैं। इसलिए पिछले 1 से 1.5 साल में जो भी घटनाक्रम हुए हैं उनको आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर साइंस एंड टेक को लेकर अगर हम कहें कि अगर आपको करंट बेस्ड स्टडी करते हैं तो मूलतः इसमें काफ़ी आसान हो जाता है आपके लिए साइंस एंड टेक को कवर करना एग्जाम के दृष्टिकोण से। इससे ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत भी आपको नहीं है। देखिए यहाँ पर एक चीज़ और है कि साइंस एंड टेक को पढ़ने का जो रूल है, सिंपल से एक अप्रोच रखें। आपको यहाँ पर सरकार के द्वारा या फिर जो प्रशासक चाहिए वो वहाँ पर आपको साइंस एंड टेक फील्ड का कोई वैज्ञानिक नहीं चाहिए, उन्हें एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जिसके पास एक तकनीकी समझ और हाल फिलहाल की जो घटनाक्रम हुई हैं उसके बारे में वहाँ पर परिचित हो। इसलिए आपको साइंस एंड टेक को पढ़ते समय यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिटेल से पढ़ने की जरूरत या बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज की यहाँ पर आपको आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आप 1 साल से 1.5 साल के करंट अफेयर और उससे संबंधित टॉपिक्स के बारे में अच्छे से जानकारी रखते हैं तो आप यहाँ पर सारे प्रश्न आसानी से हल कर सकते हैं। इसी को आधार बनाकर आज हम यहाँ पर साइंस एंड टेक के मई 2020 से लेकर अगस्त 2021 तक के घटनाक्रम को कवर करने जा रहे हैं, जिसमें मैंने जो बताया जहां से आपको जो टॉपिक्स हैं उन सभी टॉपिक्स को कवर करते हुए सारे यहाँ पर प्रश्न देकर स्थितियां देखेंगे। कौन कौन से टॉपिक्स रहे हैं जो कि यहाँ पे प्रश्नगत हुए हैं मई 2020 से जनवरी आपको अभी तक के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, एक एक करके सारे टॉपिक्स को पढ़ना समझते हैं। बस आपको ध्यान से सुनना है, वीडियो को पूरा देखना है और सारे टॉपिक को कवर करने हैं। इसके बाद इन्हीं टॉपिक्स को बैठ करके अच्छे से रिवीजन कर लीजिए। टॉपिक वाइज यहाँ पर डिटेल्स इसीलिए पढ़ाया जा रहा है, एक एक सब्जेक्ट को मैं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि एक समसामयिक घटनाक्रम में हो सकता है किसी विषय वस्तु की 8 से 10 न्यूज होती हैं, जो कि बहुत कम है। पूछे आने का आसार लक बाई चांस अच्छा है कि आपको वहां पर जाए, लेकिन मैं लक बाई चांस एग्जाम को मत लेकर जाइए, बल्कि आप अपनी पूरी प्रिपरेशन के साथ जाइए, अच्छे से तैयार होके जाइए। इसलिए यहाँ पर विषयवार चीजों को डिटेल से और अच्छे से स्टडी कर लें। जितनी ज्यादा नॉलेज होगी उतने ज्यादा चांसेस होंगे आपके प्रश्नों को हल करने के। चलिए देखते हैं साइंस एंड टेक को लेकर हाल फिलहाल के पिछले 1-1.5 साल में क्या क्या रही हैं प्रमुख घटनाक्रम। सबसे पहले देखिए यहाँ पे आया है QSIM। ठीक है, QSIM क्या है? QSIM यानी कि सिम, ये क्या है समझिएगा। ठीक है, तो QSIM है आपका कंप्यूटर, क्वांटम कंप्यूटर के सिमुलेटर टूल किट यहाँ पर है, जो कि भारत सरकार के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। ठीक है, क्या है? क्वांटम कंप्यूटर सिमुलेटर टूल किट है, जिसे भारत सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। किस लिए लॉन्च किया गया? अपनी विशेषताएं क्या है इस टूल किट की? तो देखिए इसमें होगा क्या, सबसे पहले इसमें अंतर्ज्ञान आधारित उपयोगकर्ता इंटरफेस का प्रयोग किया जा रहा है, जो कि आपको नॉइजी क्वांटम साथ ही लॉजिक सर्किट का सिमुलेशन का प्रयोग करने वाले हैं। साथ ही इसमें प्रीलोडेड क्वांटम एल्गोरिदम और उनके उदाहरण जैसे कि हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग के साथ एकीकृत व्यवस्था को यहाँ पे संचालित किया जाएगा। मूल रूप से यहाँ पर देखें तो इसका उद्देश्य क्या है कि शोध एवं आपको शोधकर्ताओं को, छात्रों को क्वांटम कोड लिखने के लिए, डिबग करने के लिए यहाँ पर उनको सहायता देना, क्वांटम एल्गोरिदम के लिए यहाँ पर उनको प्रशिक्षित करना या फिर उससे संबंधित वहां पर तकनीकी साझा करना, लागत प्रभावित अनुसंधान को कम करने में सक्षम बनाना, क्वांटम कंप्यूटर टूल किट जो है सिमुलेटर वर्कबंच का डिजाइन एवं विकास क्षमता का निर्माण यहाँ पर किया गया है। तो एक तरीके से देखा जाए, देखिए जो क्वांटम कंप्यूटर है ये देखा जाए तो एक तरीके से अनुसंधान के क्षेत्र में जो समय लगता है उस समय को यहाँ पर गणितीय आधार पर गणना के माध्यम से काफी कम समय में यहाँ पर आपको सूक्ष्म मात्रा में चीजों को त्वरित गति से आपको रिजल्ट देने के लिए काम करता है। भारत का R&D जो क्षेत्र है वो काफी पीछे है, और इस दृष्टिकोण से अगर देखें, अगर क्वांटम कंप्यूटर QSIM जैसी तकनीकी को अपनाया जाता है तो R&D में जो लगने वाला समय है वो कम होगा
और साथ ही साथ यहाँ पर भारतीय जो वैज्ञानिक हैं, शोध संस्थान हैं, जो व्यक्ति विशेष होते हैं बाहरी देशों के साथ, विदेशों के साथ यहाँ पे संबंध स्थापित करके शोध कार्यों को आगे बढ़ाते हैं, वो कहीं ना कहीं अगर भारत में वो सुविधाएं उपलब्ध कराती है तो ये चीजें और भी ज्यादा तीव्र गति से बेहतर हो सकती है। भारत में वैज्ञानिक अनुसंधान शोधों को बढ़ावा मिल सकता है। इसके साथ साथ यहां पर देखें तो भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की और सीडेट, इन तीनों ही संस्थाओं ने मिलकर के यहां पर क्यूसिम नामक एक टूल किट को यहां पर विकसित किया है। साथ ही क्वांटम प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग पर राष्ट्रीय मिशन के लिए बजट 2020 में 8,000 करोड़, ठीक है। इस योजना के लिए भारत सरकार के द्वारा 2020 में अपने बजट में 8,000 करोड़ रुपए का यहां पे आवंटन भी किया गया है। तो ये तो हो गया क्यूसिम को हमने पढ़ लिया। इसके बाद अगला आता है जैव प्रौद्योगिकी में जीएम फसलें अर्थात जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। इसके बारे में आप सब जानते हैं। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्या होता है कि किसी भी एक या दो अलग अलग या किसी एक ही फसल में पाए जाने वाले जीनों को मॉडिफाइड करना अर्थात उनके गुण और इत्यादि में परिवर्तित करके उन्हें नए प्रकार की परिस्थितियों के लिए तैयार करना। अब जेनेटिकली मॉडिफाइड जो होते हैं आपके जो फसलें हैं उनसे संबंधित क्या रहा है घटनाक्रम, तो देखिए पशुओं के चारे के रूप में जीएम फसल सोया मील के आयात को भारत सरकार के द्वारा अनुमति दे दी गई है, ठीक है। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, भारत सरकार के द्वारा एक जीएम फसल के आयात को अनुमति दी गई है। फसल का नाम क्या है, सोया मील है। किसके लिए है, तो पशुओं के चारा है, ठीक है। क्या होता है, ये पशुओं का चारा होता है सोया मील, और यहां पर यह कुक्कुट चारे की फसल है। साथ ही निर्जीव प्रकृति की होने के कारण यहां पर इसको अनुमति दी गई है। अनुमति किसके द्वारा दी गई है, तो पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्रालय के द्वारा यहां पर यह अनुमति आपको दी गई है, ठीक है। इसके अतिरिक्त जेनेटिक मूल्यांकन समिति से यहां पर, लेकिन इस फसल देखिए मूलतः क्या है कि जेनेटिक फसलों को लेकर भारत में बहुत ज्यादा एक बेहतर स्थिति या फिर कहें कि बहुत सकारात्मक स्थितियां नहीं देखने को मिली हैं, और इसलिए बहुत ज्यादा आपको अनुमति भी देखने को नहीं मिलती है। किसानों को या अन्य तरीके से आपको जीएम क्रॉप्स को यहां पर अप्लाई करने की अनुमति नहीं है। और इसके लिए भारत सरकार ने जीएम फसलों को लेकर जो समस्याएं हैं उनको या किसी को अनुमति देनी है या नहीं देनी है, या परीक्षण करना, मूल्यांकन करना है, इसके लिए एक समिति को गठित किया गया। समिति का क्या नाम है, जेनेटिक मूल्यांकन समिति, जो कि परामर्श देती है, चीजों का निरीक्षण करती है और उसके आधार पर। लेकिन जब यहां पर अभी हम पढ़ रहे हैं कि सोया मील नामक जो आपको आयात की जा रही जीएम फसल, इसकी अनुमति यहां पर पर्यावरण एवं जो वन मंत्रालय है, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा यहां पर आपको अनुमति नहीं ली गई है। किससे, आपको यहां पर जेनेटिक मूल्यांकन समिति से परामर्श भी इसके लिए नहीं किया गया है। चलिए, ये हो गया जीएम फसलें। नाम ध्यान रखिएगा, सोया मील है, कुक्कुट फसल है, पशुओं के चारे के लिए है, और सरकार ने इसकी अनुमति दे दी है आयात के लिए। अगला है यहाँ पे अंतरिक्ष पर्यटन। अंतरिक्ष पर्यटन की गतिविधियां हाल फिलहाल बहुत बढ़ी हैं। जैसे कि यहाँ पर आपने लगातार कुछ नाम सुने होंगे, जैसे कि आपका अमेजन की कंपनी है आपका, या फिर जेफ बेजोस ने है, एलन मस्क है, और आपके रिचर्ड ब्रैंसन, ये तीन आपके उद्योगपति हैं जिन्होंने अंतरिक्ष पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हाल फिलहाल में यहां पर अपने अपने स्तर पर नए रॉकेट प्रक्षेपण के माध्यम से, अपनी निजी कंपनियों के माध्यम से अंतरिक्ष पर्यटन को लगातार उत्साहित कर रहे हैं। तो समझते हैं क्या है अंतरिक्ष पर्यटन और अभी तक क्या क्या इसके लिए किया गया है। देखिए, पर्यटन का मतलब क्या है कि मनोरंजन, अवकाश और व्यावसायिक उद्देश्य, ठीक है। किसी भी व्यक्ति को पर्यटन किस लिए, मनोरंजन के लिए। आदमी एक स्थान से दूसरे स्थान ट्रैवल करता है, अवकाश अपनी छुट्टियों को व्यतीत करने के लिए, और कई बार इसे व्यावसायिक गतिविधियों का भी आधार दिया जा सकता है। अंतरिक्ष पर्यटन उन्हीं सबका एक समावेश है। अंतरिक्ष में लोगों को यहां पर पर्यटन के दृष्टिकोण से लेकर जाना और उसे व्यावसायिक स्वरूप से वहां पर उससे धन को अर्जित करना। अब यहां पर अभी तक अंतरिक्ष पर्यटन जैसी गतिविधियां, पर्यटन के कई सारे स्वरूप उपलब्ध थे, लेकिन अंतरिक्ष पर्यटन नहीं था। अभी तक अंतरिक्ष में सिर्फ यहां पर वैज्ञानिक अनुसंधान और शोध जैसे कार्यक्रमों और रॉकेट इत्यादि का प्रक्षेपण किया जा रहा था, और मानव को भी वहां पर अंतरिक्ष में तभी भेजा जाता है जब किसी प्रकार की वैज्ञानिक गतिविधियों को वहां पे संचालित करना होता था। लेकिन यह पहली बार है जब यहाँ पे अंतरिक्ष पर्यटन जैसी गतिविधियों के माध्यम से लोगों को अंतरिक्ष में लेकर जाएगा, सिर्फ पर्यटन के लिहाज से, और उन्हें वापस लेकर आएंगे। अब अगर देखा जाए तो यहां पर जो पर्यटन है, ये अंतरिक्ष में पर्यटन जो है लेकर जाएंगे, किस लेवल तक लेकर जाएंगे, तो यहां पर देखिए कक्षीय, उपकक्षीय और चंद्रमा पर्यटन, तीन तरीके के पर्यटन इसमें रखे गए हैं। कक्षीय लेवल पे, ठीक है, एलईओ जो आपका लो अर्थ ऑर्बिट होता है,
या उससे नीचे उपकक्षीय स्तर पे 80 से 110 किलोमीटर तक, या आपको उससे भी नीचे आपको या फिर चंद्रमा की कक्षीय स्थिति तक लेकर पर्यटन को लेकर यहाँ पे जो जहाज आएंगे वो लेकर आपको लेकर जाएंगे। इसके अलावा अब तक कौन कौन से यहाँ पे प्रयोग हुए हैं, तो वर्जिन गैलेक्टिक ये कंपनी है जो कि रिचर्ड ब्रैसनन ने यहाँ पर इसको प्रारंभ किया है अंतरिक्ष पर्यटन के लिए। इन्होंने अपनी एक टेस्टिंग फ्लाइट की 12 जुलाई को, जहां पर कुछ लोग आपको अंतरिक्ष में गए और वहां पर वापस लेकर आए। तो पहला यहाँ पे प्रयास था वर्जिन गैलेक्टिक का, रिचर्ड ब्रैसनन ने 12 जुलाई को किया। उसके बाद है ब्लू ओरिजिन जो कि जेफ बेजोस की अपनी कंपनी है, स्पेस को लेकर यहाँ पर कार्य कर रही है। इन्होंने 21 जुलाई को ऐसा ही एक यहाँ पे कार्य किया। इसके अलावा स्पेस एक्स जो है एलन मस्क की है, जो सितंबर में यहाँ पे 4 लोगों को अंतरिक्ष पर्यटन यहाँ पे कराएगी। तो इस तरीके से देखा जाए तो यहाँ पर 3 कंपनियां हैं, एलन मस्क की है, एलन आपका प्रयास, तो ध्यान रखिएगा सम टाइम आपको पूछा जा सकता है अंतरिक्ष पर्यटन में कौन कौन सी कंपनी यहाँ पे पार्टिसिपेट करें या कौन कौन से यहाँ पर या कब किया गया है। तो 2 हो चुके हैं, वर्जिन गैलेक्टिक जा चुकी है आपको 12 जुलाई को, ब्लू ओरिजिन 21 जुलाई को, और एलन जो होते हैं मस्क आपको 21 सितंबर को यहाँ पर लेकर, सितंबर में लॉन्चिंग यहाँ पर ये करने वाले हैं। अब यहां पर देखिए जो व्यापार है, अगर हम बात कर रहे हैं व्यवसायिक गतिविधियां, तो अंतरिक्ष पर्यटन जो है वो करीब 2025 तक बताया गया कि 1.3 यूएस बिलियन डॉलर का व्यापार क्षेत्र है। और साथ ही साथ यहां पर जो ऊंचाई, जिस ऊंचाई तक आपको लेकर जाएंगे वो होगा 80 से 110 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये आपको लेकर जाएंगे। 80 न्यूनतम होगी, 110 आपको अधिकतम होगी, इसी के बीच यहां पर आपको अंतरिक्ष पर्यटन के लिए लेकर जाया जाएगा। चलिए अंतरिक्ष पर्यटन हो गया। इसके बाद अगला आता है जैव प्रौद्योगिकी प्राइड दिशा निर्देश। ये क्या है, तो बायोटेक्नोलॉजी विभाग के द्वारा विकसित एक डेटा विनियमन के माध्यम से अनुसंधान और नवाचार को प्रोत्साहन देने के लिए इसे प्रारंभ किया गया है। क्या है इसमें जैविक ज्ञान के संबंध में डेटा के सहभाजन, उपलब्धता, संग्रहण हेतु राष्ट्रीय डेटा शेयरिंग और सुलभता नीति, यह आंकड़ा सहभागिता इत्यादि पर यह आधारित होगी। तो एक तरीके से देखा जाए तो जैव प्रौद्योगिकी को लेकर जो भी R&D होगी, जो भी नए अंक के अनुसंधान होने वाले हैं, उनसे संबंधित जो भी डेटा डेवलप होगा उसको किस तरीके से एक दूसरे के साथ वितरित किया जाएगा, संकेंद्रण किया जाएगा, वितरित किया जाएगा, इसको लेकर यह प्रारंभ किया गया है। साथ ही देखिए तो 2012 की नीति के अनुरूप यहाँ पर कुछ सिद्धांत जो विकसित किए गए, जिसमें कहा गया कि डेटा सृजनकर्ता, उत्पादककर्ता और जमाकर्ताओं को अधिसूचित डेटा को डेटा रिपोजिटरी में उपलब्ध कराना होगा। पर्टिकुलर एक यहाँ पर डेटा रिपोजिटरी बनाया गया है, जहां पर चाहे कोई उपयोगकर्ता हो उसका डेटा, या कोई कंपनी जो यहाँ पर कोई प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराती है जिसपे लोग यहाँ पर लॉगिन इत्यादि करते हैं, अपना डेटा वहां जनरेट होता है, उस उत्पादककर्ता को डेटा, ये सभी लोग जहां भी डेटा उत्पन्न हो रहा है, उपयोग हो रहा है, उस डेटा को कहां लेकर जाना है, कहां संरक्षित करना है, डेटा रिपोजिटरी में आप सभी को संबद्ध करना होगा। इसके बाद इसमें ध्यान रखिएगा, अब इस तरह का डेटा का उपयोग देखिए होता है, एक मामला आता है निजता का, ठीक है, किस तरह अगर सभी डेटा अगर सरकार यहाँ पे संग्रहित कर रही है तो एक मुद्दा आता है कि ये तो हमारी निजता का उल्लंघन होगा, है ना। तो यहां पर देखिए कुछ और चीजें शामिल की गई हैं। कहा गया किसी व्यक्ति या संगठन के डेटा को वापस लेने का अधिकार दिया जाएगा यदि वैध हुआ तो, ठीक है, यदि वैध हुआ कहने का मतलब कि आपको वहां पे अधिकार है, उस तरह का जो डेटा है वो सार्वजनिक तौर पे नहीं उपलब्ध कराना चाहिए, तो ऐसी स्थिति में आपको वो डेटा वापस लेने का भी अधिकार दिया गया है। इसके अतिरिक्त भारतीय जैविक डेटाबेस के द्वारा इसे क्रियान्वित किया जाएगा। सभी जैविक डेटाबेस को IRTC से जोड़ा जाएगा, जिसे बायोग्रिड कहा जाएगा। तो एक बायोग्रिड, जिस तरीके से आपको बिजली के उत्पादन के लिए यहाँ पे एक ग्रिड होता है, विद्युत का ग्रिड होता है, उसी तरीके से एक बायोग्रिड डेवलप किया जाएगा, जहां पे सभी प्रकार के डेटा को संबद्ध किया जाएगा और एक दूसरे कहीं भी उसे डेटा को भेजना होगा तो उसे ग्रिड के माध्यम से उसे एक स्थान से दूसरे स्थान, या एक व्यक्ति से दूसरे, या एक संस्थान से दूसरे स्थानों से ट्रांसफर किया जाएगा। प्रयोग इसका क्या होगा, इस तरह के डेटा अगर आप संकलित कर लेती है तो किस तरीके का उपयोग होगा। पहला, अनुसंधान व नवाचार में डेटा का विनियमन करना आसान हो जाएगा। दूसरा, डेटा समुच्चयों के लिए सुरक्षा मानदंड और गुणवत्ता के उपायों को विकसित किया जाएगा। डेटा अभिगम्यता के लिए विस्तृत तरीके डेवलप किए जाएंगे। साथ ही यहां पर डेटा को 3 श्रेणियां बनाई गई हैं। क्या क्या है 3 श्रेणियां? पहला है मुक्त अभिगम्यता, अर्थात कि ऐसा डेटा जो सार्वजनिक तौर पर बिना किसी प्रकार के प्रतिबंध के सभी के लिए उपलब्ध होंगे। दूसरा, प्रतिबंधित नियंत्रित पहुंच, अर्थात कि विशिष्ट कुछ प्रतिबंध आपको लगाए जाएंगे जहां पर कुछ विशिष्ट लोगों को ही वहां तक पहुंचने की अनुमति होगी। और तीसरा है पूर्णता प्रतिबंध, जहां पर पूरी तरह से यदि कोई संवेदनशील डेटा जैसे रक्षा का हो गया, सुरक्षा हो गया, सेना संबंधित कोई डेटा हो गया आपका, तो वो वहां पर सिर्फ कुछ ही विशेष लोगों के पास होगा, सभी के पास तरह डेटा को उपलब्ध नहीं होगा, अर्थात पूर्णता प्रतिबंधित डेटा।
जैविक डेटा होता क्या है मूल रूप से, किस तरीके जो हम बात करें कि जैविक डेटा कलेक्ट किया जाएगा, जैविक डेटा में होगा क्या? तो जैविक डेटा किसी का आरएनए, डीएनए, अनुक्रम ट्रांसक्रिप्टोग्रामिक डेटा, जीनोटाइप, प्रोटीन संरचना डेटा, एपिजोनिक डेटा इत्यादि को इसमें हम सम्मिलित करके एक जैविक डेटा क्रिएट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो किसी भी व्यक्ति के डीएनए के, आरएनए के, अन्य तरीके से जो भी डेटा आपको कलेक्ट किया जाएगा वो जैविक डेटा हो। चलिए, इसके बाद आता है न्यूक्लिक एसिड टीका। अभी ये काफी चर्चा का विषय है और इस तरीके का पहला उदाहरण है जो वैश्विक स्तर पे आपको देखने को मिल रहा है, इसलिए कि इसे ध्यान से समझ लीजिएगा। क्या है ये न्यूक्लिक एसिड टीका? तो जायडस कैडिला नामक भारतीय कंपनी के द्वारा यहां पर प्लाज्मिड डीएनए की अनुमति, यहां पर टीके की अनुमति यहां पर उन्हें मिल गई है और ये विश्व का प्रथम डीएनए आधारित टीका है। ध्यान रखिएगा, विश्व का प्रथम डीएनए आधारित जो टीका है वो जायडस कैडिला भारतीय कंपनी के द्वारा विकसित किया गया है। ये कोविड-19 के विरुद्ध 12 से 18 वर्ष के किशोरों और बच्चों को यहां पर ये प्रोवाइड कराई जाएगी और इसके अंतर्गत रोग उत्पन्न करने वाले विषाणु या जीवाणु की आनुवंशिक सामग्री का उपयोग किया गया है। ठीक है, किसका प्रयोग किया गया है? विषाणु या जीवाणु की आनुवंशिक सामग्री का प्रयोग किया गया है। साथ ही यहां पर कोविड-19 के विरुद्ध वांछित प्रतिरक्षा ये उत्पन्न करने में सक्षम है। इसके लाभ क्या है? पहली चीज तो सुरक्षित है और दूसरा असंक्रामक है, यहां पे फैलने का वाला काम इसमें नहीं रहेगा। साथ ही सुदृढ़ प्रतिरक्षा तंत्र उत्पन्न करने में यह सक्षम होगी, क्योंकि सबसे जो जरूरी पहलू है वो है आपका इम्यून सिस्टम। अगर देखें तो कोविड-19 ज्यादातर उन्हीं लोगों को प्रभावित करे जिनका इम्यून सिस्टम आपका कमजोर है, तो आपकी प्रतिरक्षा तंत्र को यह मजबूत करती है और इनका अधिक तेजी से उत्पादन किया जा सकता है। सबसे अच्छी बात है कि इस कोविड-19 जायडस कैडिला जो आपके कोविड वैक्सीन डेवलप की जा रही है, इसका उत्पादन अन्य के मुकाबले काफी तीव्र गति से आप कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, न्यूक्लिक एसिड जो टीका है ये विश्व का पहला डीएनए आधारित आपका टीका है जो कि जायडस कैडिला के द्वारा कोविड-19 के विरुद्ध यहां पर 12 से 18 वर्ष की उम्र के बच्चों के लिए देने के लिए बनाया गया है। चलिए, नेक्स्ट है आपका जीनोम एडिटिंग। ये भी काफी एक चर्चा का विषय रहता है जब भी आप जैव प्रौद्योगिकी का टॉपिक पढ़ते हैं, तो जीनोम एडिटिंग एक हाल फिलहाल के समय में काफी चर्चा का विषय रहा है। तो जीनोम एडिटिंग क्या है? आप सभी इस वर्ड से परिचित होंगे, लेकिन चर्चा का विषय क्यों है? देखिए, बायोटेक्नोलॉजी विभाग के सहयोग से एक सिरेमिक एंटीजन रिसेप्ट टी सेल थेरेपी का परीक्षण किया जा रहा है। ठीक है, इसमें होगा क्या? इसमें टी सेल यानी कि WBC प्रतिरक्षा कोशिकाओं के विकास का एक तरीका है जिन्हें प्रयोगशाला में परिवर्तित कर कैंसर के लड़ने के विरुद्ध विकसित किया जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा, इनमें जो टी सेल्स हैं इनको परिवर्तित किया जा रहा है आनुवंशिक रूप से और एडिटिंग करने के पश्चात इन्हें कैंसर के विरुद्ध लड़ने के लिए तैयार किया जा रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पर एक नई खोज की जा रही है, एक नई एडिटिंग प्रक्रिया के माध्यम से। तो जीन एडिटिंग में होता क्या है? कोशिका या जीव के डीएनए में विशिष्ट परिवर्तन करने की एक विधि। जीनोम यानी कि जीन एडिटिंग अर्थात पर्टिकुलर आपके जो जीन्स पाए जाते हैं आपकी बॉडी में, जो किसी न किसी प्रकार विशेष प्रकार के गुणों के लिए यहाँ पे बने होते हैं, उनको वहां पे परिवर्तित किया जाता है जीनोम एडिटिंग के अंतर्गत। इस तकनीक में प्रोटीन आधारित आरएनए अपघटित, क्रिस्पर-cas9, जिंक फिंगर न्यूक्लियस, ट्रांसक्रिप्शन एक्सीवेटर, लाइफ इन्फेक्टर न्यूक्लियस, कीटनाशकों में ये सारी जो और कीटनाशकों में RNAi जैसी तकनीकों का प्रयोग आपको जीनोम एडिटिंग में किया जाता है। ठीक है, तो जीनोम एडिटिंग के कई सारी तकनीकियां हैं, एक दो नहीं है, कई सारी हैं। ठीक है, कौन कौन सी हैं एक बार और देख लीजिए। प्रोटीन आधारित तकनीकें हैं, RNA आधारित है, तो तीसरी है क्रिस्पर-cas9 है, इसके अलावा जिंक फिंगर न्यूक्लियस, ट्रांसक्रिप्शन एक्सीवेटर है, इसके अलावा लाइफ इफेक्टर न्यूक्लियस है और कीटनाशकों में हम RNAi नामक तकनीक के प्रयोग के माध्यम से जीनोम एडिटिंग करते हैं। चलिए, इसके बाद देखते हैं अंतरिक्ष मिशन में परमाणु प्रौद्योगिकी के प्रयोग को यहां पर हाल फिलहाल के रिसर्च के माध्यम से बढ़ावा दिया जा रहा है। क्यों परमाणु प्रौद्योगिकी को बढ़ावा दिया जा रहा है? देखिए, होता क्या है इसमें कि इसरो के UR राव उपग्रह केंद्र ने एक 100 वाट के रेडियो आइसोटोप थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर के 3 चरणीय विकास का प्रस्ताव रखा है। ठीक है, क्यों रखा है इस तरीके का प्रस्ताव? तो देखिए, यहां पे जो RTS है यानी कि रेडियो आइसोटोप थर्मो इलेक्ट्रिक आपको जनरेटर है, ये आपको परमाणु आधारित ऊर्जा प्रणाली है जिसका उपयोग अंतरिक्ष मिशनों में विद्युत उत्पादन और ऊष्मीय प्रबंधन के लिए यहां पर किया जाता है। देखिए, जब भी आप अंतरिक्ष कोई भी रॉकेट इत्यादि कुछ भी आपको अंतरिक्ष में जब जाता है तो अंतरिक्ष आपको पता है बहुत ठंडा होता है, वहां पे जमा देने वाली ठंड होती है और ऐसी स्थिति में आपके द्वारा, और दूसरी चीज आपको लंबे मिशन वहां पे करने होते हैं, ऐसी स्थिति में आपका जो ईंधन है एक तो वो आपको ऊष्मा प्रोवाइड करता है, दूसरा लंबे समय तक चल सके। तो ऐसी स्थिति में यहां पर आपको
परमाणु प्रौद्योगिकी का प्रयोग अंतरिक्ष के क्षेत्रों में किया जा रहा है, जो कि वहां पर जो उपकरण प्रयोग किए जाते हैं उनको गर्म भी रख सके और लंबे समय तक वहां पे कार्यवाही करने के लिए उन उपकरणों को संचालित रख सके। अब इसके लिए यह ऊष्मीय ऊर्जा को ताप युग्म नामक उपकरणों के माध्यम से ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इसका जो मॉडल है, जैसे कि आपका एक है क्यूरियोसिटी रोवर 2011 में, परसिवरेंस रोवर 2020 में और ड्रैगन फ्लाई रोटोक्राफ्ट, ये तीन आपके उपकरण जो हैं या उपग्रह जो हैं या रॉकेट जो हैं वो आपको अब तक इस प्रौद्योगिकी का प्रयोग यहां पर कर चुके हैं। 2 ऑलरेडी लॉन्च हो चुके हैं, एक 2011 एक 2020 में। चीन के द्वारा भी अपना एक यहां पे उपग्रह है ड्रैगन फ्लाई रोटोक्राफ्ट, इसको वो 2027 में लॉन्च करेगा। लाभ क्या है इस तरीके के मिशन को, तो देखा जाए तो यहां पर आरटीएस अत्यधिक भरोसेमंद रख रखाव दायित्वों से मुक्त होता है, गहन अंतरिक्ष की और अंतर्ग्रही यात्रा को सुगम बना सकता है, सौर ऊर्जा के विकल्प के रूप में हम इसे प्रयोग कर सकते हैं, सौर निकटता या ग्रह की संरचना की आवश्यकता लॉन्चिंग के लिए यहां पर जरूरी नहीं रह जाती है, साथ ही यहां पर लंबी अवधि के अंतरिक्ष मिशन के लिए और उनके संचालन के लिए ज्यादा लाभकारी होती है। लेकिन समस्या भी है, ठीक है। अच्छी चीजें हैं कि आपको यहां पर कब ग्रह नजदीक होगा, कब दूर जाएगा, इन सारी चीजों को नहीं देखना है कि कब लॉन्च करना है, क्योंकि वहां पर ईंधन की ऊर्जा की जो बचत होती है वो दूरी ज्यादा कम होने की स्थिति में आप देखते हैं। साथ ही वहां परिचालन लागत कितनी आएगी, खर्च क्या आएगा, वो सारी चीजें आपको नहीं देखने की जरूरत है। परमाणु ऊर्जा प्रौद्योगिकी के माध्यम से सारी समस्याएं आपकी सॉल्व हो जाएंगी। लेकिन समस्या ये है कि आपको यहां पर ऐसी अवसंरचना विकसित करने के लिए जो निवेश की यहां पे आवश्यकता होगी, और सम टाइम यदि क्योंकि परमाणु ऊर्जा प्रौद्योगिकी है, थोड़ी सी भी गलतफहमी या थोड़ी सी भी गलत तकनीकी के कारण विस्फोट होने के भी चांसेस होते हैं, और विस्फोट होने के कारण वहां पे अंतरिक्ष में मलबा जो होगा बहुत ज्यादा फैल सकता है, और उसके कारण अन्य अंतरिक्ष जो उपग्रह हैं उनको भी ये नुकसान पहुंचा सकती है। तो फायदे अपने हैं, नुकसान भी अपने हैं। तो इस तरीके से यदि हम सही तरीके से लेकर आगे बढ़ते हैं और चीजों को वहां पर सही तरीके से हम कार्यान्वित कर पाते हैं, सुरक्षित बना सकते हैं, तो ये काफी सारे यहाँ पे अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी मिशनों को आपको बढ़ावा दे सकती है, खासकर लंबे समय तक के लिए यहाँ पे आपके अंतरिक्ष उपग्रहों को या खोज को या अभियानों को बढ़ावा दे सकती है। चलिए अगला है आर्टेमिस समझौता, ठीक है। कौन सा है? आर्टेमिस समझौता। ये क्या है? तो न्यूजीलैंड ने हाल में यहां पर इस पर हस्ताक्षर किए और ऐसा करने वाला ये 11वां देश बन गया है आर्टेमिस। यहां पर इसमें देखा जाए तो नासा के द्वारा 2020 में आर्टेमिस कार्यक्रम की ये घोषणा की गई, जिसके तहत 2024 तक महिला व उसके पश्चात पुरुष को चंद्रमा की सतह पर अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए यहां पर भेजा जाएगा, ठीक है। आर्टेमिस कार्यक्रम किसका है? नासा का है, जिसमें चंद्रमा पर 2024 तक महिला और पुरुषों को अन्वेषण इत्यादि के लिए भेजा जाएगा। साथ ही यहां पर चंद्रमा पर लागू अन्वेषण कानून है बाह्य अंतरिक्ष 1967 और चंद्रमा संबंधी आपको करार 1999, वाणिज्यिक उपयोग पर प्रतिबंध इत्यादि जैसे कुछ आपके नियम कायदे कानून बनाए गए हैं, जिसके माध्यम से आपको किस प्रकार की गतिविधियां आप करेंगे, किस प्रकार के नहीं कर सकते हैं, क्या प्रतिबंध है, उसको लेकर यहाँ पे कुछ अंतर्राष्ट्रीय समझौते हैं। भारत व फ्रांस से 18 देशों ने इस पर हस्ताक्षर किए हैं आर्टेमिस समझौते पर, लेकिन यूएसए, चीन, रूस के द्वारा यहाँ पर इस समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं। आर्टिस समझौते के तहत सुरक्षित पारदर्शी माहौल तैयार करना, ग्रहों की खोज करना है। भारत, रूस, चीन, ईयू, फ्रांस, जर्मनी के द्वारा यहाँ पर हस्ताक्षर इसमें नहीं किया गया इसमें, ठीक है। तो भारत सहित यहाँ पर काफी सारे देशों ने इस पर हस्ताक्षर अब तक नहीं कर रखा है। इसके अलावा इसके जो प्रमुख सिद्धांत हैं, भारत यहाँ पर ध्यान रखिएगा, प्रमुख सिद्धांत क्या है? पहला तो यहाँ पर अंतर संचालनीयता, आपातकालीन सहयोग, अंतरिक्ष अपशिष्ट का सुरक्षित निपटान, हानिकारक हस्तक्षेप से बचना, बाह्य अंतरिक्षी विरासत का संरक्षण, वैज्ञानिक डेटा जारी करना, पिंडों का पंजीकरण, शांतिपूर्ण अन्वेषण और पारदर्शिता जैसे यहाँ पे तत्वों को शामिल किया गया है। किसके अंतर्गत? आर्टेमिस समझौते के अंतर्गत। तो आर्टेमिस समझौते में भारत ने हस्ताक्षर नहीं किया है। भारत ने किसमें हस्ताक्षर किया है? भारत ने हस्ताक्षर किया है बाह्य अंतरिक्ष संधि पर, यहाँ पर हस्ताक्षर उसने कर रखा है, लेकिन यहाँ पे आर्टेमिस समझौते पर भारत ने हस्ताक्षर नहीं किया है। तो भारत, रूस, चीन, ईयू, फ्रांस, जर्मनी के द्वारा यहाँ पर आपको हस्ताक्षर इस पे नहीं किए गए। अगला यहाँ पे है गुरुत्वाकर्षण तरंगों को लेकर हाल फिलहाल चर्चा का विषय रहा, और काफी सारी यहाँ पर वैज्ञानिकों के द्वारा, सरकारों के द्वारा कुछ चेतावनियां भी जारी की गई थी। तो इसको लगातार आप न्यूज में सुनते हैं कि आप उपकरणों को बंद रखें, इस समय अपने से दूर रखें। इस तरह की जो कभी कभी आपको जो आते हैं, कह सकते हैं मैसेजेस आते हैं या फिर चेतावनियां जारी की जाती हैं,
ये किस कारण से जारी की जाती हैं, ऐसी चीजें न्यूज ऐसा क्यों चर्चा का विषय बनता है। तो आइए समझते हैं गुरुत्वाकर्षण तरंगों के बारे में। देखिए होता क्या है कि लीगो के यहाँ पे माथक वैज्ञानिकों ने न्यूट्रॉन स्टार ब्लैक में गुरुत्वाकर्षण तरंगों का यहाँ पे पता लगाया। तो हाल ही में लीगो एक वेधशाला है, इस वेधशाला के माध्यम से अभी पता लगाया गया है गुरुत्वाकर्षण तरंगों का एक न्यूट्रॉन स्टार ब्लैक होल में। तो यहां पर हुआ क्या है, न्यूट्रॉन तारे तब निर्मित होते हैं जब एक विशाल तारा ऊर्जा की कमी के कारण आपका समाप्त हो जाता है, तब आपको बनता है न्यूट्रॉन तारा। और इसमें मैच्ड फिल्टरिंग तकनीक का प्रयोग संकेतों का पता लगाने के लिए किया गया। गुरुत्वाकर्षण जो तरंगे हैं वो स्पेस टाइम में उत्पन्न लहरें जो उग्र ऊर्जावान और प्रलयकारी होती हैं। इनका निर्माण जो होता है पिंड के तीव्र गमन की स्थिति में या सुपरनोवा विस्फोट में, या दो बड़े तारे जब एक दूसरे की परिक्रमा करते हैं, या जब दो ब्लैक होल जो होते हैं एक दूसरे की परिक्रमा करें और विलीन हो जाएं, तो ऐसी स्थितियों में गुरुत्वाकर्षण जो तरंगे होती हैं वो आपको उद्गमित होती हैं। इसके बाद 1916 में अल्बर्ट आइंस्टीन के सापेक्षता के सिद्धांत में गुरुत्वाकर्षण तरंगों के अस्तित्व की भविष्यवाणी की गई थी। और 2005 में यहाँ पे अमेरिका में स्थित लीगो इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेधशाला के द्वारा और इटली की स्थित विर्गो के द्वारा पहली बार इसका पता लगाया गया। तो भविष्यवाणी काफी पहले की गई, लेकिन यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण तरंगों की जो पहली बार पता चली वो आपको 2015 में पता चला। और इसमें दो विशाल व्यतिकरण स्थापित किए गए हैं लीगो में। और लीगो की जो तीन सहायक सुविधाएं हैं, जो कि एक इटली में, दूसरा जर्मनी और चौथा आपका तीसरा आपका जापान में यहाँ पर स्थित है। भारत में लीगो की एक उप क्षेत्रीय कार्यशाला है, या आप कह सकते हैं लीगो इंडिया, जो महाराष्ट्र के हिंगोली जिले में स्थापित है। और यह भारत अमेरिका का संयुक्त डिटेक्टर है। तो देखिए यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण तरंगों को पता लगाने के लिए आपको लीगो नामक वेधशाला का निर्माण किया गया है, और इसके माध्यम से अंतरिक्ष में उत्पन्न होने वाली विभिन्न प्रकार की कॉस्मिक किरणें, परावैज्ञानिक किरणें, गुरुत्वाकर्षण तरंगे, इस तरह की चीजों का यहाँ पे पता लगाया जाता है। तो गुरुत्वाकर्षण तरंगों के बारे में यहाँ पे हमने देखा। इसके बाद सूर्य प्रभा मंडल। सूर्य प्रभा मंडल क्या है? तो एक प्रकाशीय परिघटना जो वायुमंडल में निलंबित खटकोणीय हिम क्रिस्टल के द्वारा सूर्य के प्रकाश के अपवर्तन के कारण उत्पन्न होता है। इसे 22 डिग्री के प्रभामंडल कहते हैं। और कर्नाटक के कुछ हिस्सों में से कुछ समय देखा गया। तो यहाँ पे सूर्य के एक सूर्य के प्रभामंडल की घटना, ऑरियोलिस की घटना, यहाँ पर हम इसे कह सकते हैं, कर्नाटक कुछ हिस्सों में देखा गया था। इसको ध्यान रखिएगा। निर्माण कैसे होता है बस ये आपको ध्यान रखना है। सूर्य प्रभामंडल का एक वायुमंडल में निलंबित खटकोणीय हिम क्रिस्टल के द्वारा यहाँ पर ये इस तरह के प्रकाश का आपको अपवर्तन के कारण ये आपको उत्पन्न होता है। इसके बाद आता है हेलियोस्फीयर। हेलियोस्फीयर क्या है? पहली बार इसकी यहाँ पे सीमा का मानचित्रण किया। हेलियोस्फीयर की पहली बार सीमा का मानचित्रण किया गया है, ध्यान रखिएगा। हेलियोस्फीयर की पहली बार यहाँ पे सीमा का मानचित्रण किया गया है नासा के इंटरस्टेलर बाउंड्री एक्सप्लोरर उपग्रह के डेटा का उपयोग करके किया गया है। कैसे यहाँ पे निर्धारित किया गया? तो इसमें मानचित्र के अनुसार अंतरकोशीय पवनों की सामने की दिशा में सूर्य से हेलियोस्फीयर की न्यूनतम दूरी है 120 खगोलीय इकाई, और इसके विपरीत सम्मुख दिशा में 350 खगोलीय इकाई तक ये विस्तारित है। तो 120 से 350 मीटर के दायरे में यहाँ पर हेलियोस्फीयर की सीमा का निर्धारण किया गया है। और यहां पर देखा जाए तो हेलियोस्फीयर सूर्य में निरंतर आवेशित कणों जैसे कि प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, अन्य जैसे जो कणों के प्रवाह से सूर्य व ग्रहों के चारों एक विशाल बुलबुले के समान का आवरण है। क्या है? एक विशाल आवरण है जो कि सूर्य और ग्रहों के आसपास होता है, जो कि किससे बना है? बना किससे है? तो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन जैसे कणों के माध्यम से बुलबुले टाइप का यहाँ पर ये बना हुआ है। और इसका पूरी जो आपकी परिघटना है या सीमा है वो कितनी है? यहाँ पर 120 खगोलीय इकाई से लेकर 350 खगोलीय इकाई के मध्य यहाँ पर पूरी आपको सारा कुछ यहाँ पर ये डेवलप है। चलिए नेक्स्ट है पृथ्वी की अक्षीय स्थिति। तो जियोफिजिकल रिसर्च लेटर्स जर्नल ने बताया है कि पृथ्वी की जो अक्षीय घूर्णन गति है वो 1981 से 1995 की अपेक्षा 1995 से 2000 में 17 गुना तीव्र हो चुकी है। ध्यान रखिएगा, पृथ्वी की आपकी अक्षीय जो गति है, पृथ्वी की अक्षीय गति जो है वो कितनी? 17 गुना तीव्र हो चुकी है पिछले 15 सालों में। पहले 1980 से 1995 के
तुलना में 1995 से 2000 तक की स्थिति में आपको यहां पर 2020 तक की स्थिति में यहां पर कितना है, ये 2020 होगा, ठीक है, 2020 में 17 गुना हो चुकी है, अब 17 गुना तीव्र हो गई। इसका कारण क्या है, क्यों यहां पर आपको पृथ्वी की अक्षीय गति के तीव्र होने का कारण क्या है? तो पहला, ग्लोबल वार्मिंग, हिम ग्लेशियर का पिघलना, भूजल का अत्यधिक प्रयोग और निरंतर यहां पर उसके होने वाली खपत के कारण ऐसा हुआ है। तो प्रभाव क्या होगा यदि पृथ्वी की अक्षीय गति तीव्र हो जाती है, तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? तो यहां बताया गया है कि ऐसी स्थिति में दिन की जो अवधि है, दिन की अवधि में कुछ मिली सेकेंड का परिवर्तन हो जाएगा, कुछ मिली सेकेंड का आपको परिवर्तन आएगा। दिन की जो टोटल 24 आवर है उसमें आपको मिली सेकेंड्स में परिवर्तन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट है यहाँ पे एनविजन मिशन। ये क्या है? तो ईयू का शुक्र ग्रह का मिशन है एनविजन। किसका? यूरोपीय संघ, यूरोपीय संघ का मिशन है एनविजन मिशन, जो कि शुक्र ग्रह के लिए है। 2030 में यहाँ पे प्रक्षेपण करना है इसका। इस ग्रह के वायुमंडल में ट्रेस करना है, गैसों के परीक्षण करना है, सतह का अध्ययन करना है। और देखा जाए तो शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है, जिसका कोई अपना उपग्रह नहीं है। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, एनविजन मिशन किसका है? ईयू का है। नेक्स्ट है यहाँ पे वाइपर। वाइपर क्या है? नासा का प्रथम गतिशील रोबोट है, जो 2023 में चंद्रमा पर प्रमोचित किया जाएगा। चंद्रमा की सतह पर उसके नीचे हिम व अन्य संसाधनों की तलाश के लिए, और चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर इसे यहां पे प्रक्षेपित किया जाएगा। इसी तरीके से पासिफे, पासिफे क्या है? पोलर एरियाज स्टेलर इमेजिंग पोलराइजेशन हाई एक्यूरेसी एक्सपेरिमेंट है, ठीक है, इसका फुल फॉर्म ये है। क्या कहता है ये? यह अंतरराष्ट्रीय सहयोग आधारित अंतरिक्ष सर्वेक्षण परियोजना है, जो लाखों तारों से आने वाले प्रकाश में ध्रुवीकरण का अध्ययन करने के लिए बनाया गया है। इसके बाद उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग दिवस, जो 30 जनवरी 2021 को मनाया गया, ये क्या है? तो उपेक्षित, ध्यान रखिएगा, उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग दिवस। अब इसके बारे में क्या क्या है, देखिए यहां पर 30 जनवरी के दिन यूएई के प्रस्ताव को यहां पर स्वीकार किया गया कि विश्व स्वास्थ्य सभा के द्वारा, जिसमें कहा गया कि उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग दिवस को वैश्विक स्तर पर मनाया जाना चाहिए 30 जनवरी को, और इसको यहां पर स्वीकार कर लिया गया है। तो उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग कौन से होते हैं? ये मूलतः होते हैं संचारी रोग। संचारी रोग कहने का मतलब संक्रामक रोग, जो कि यहां पर वाहक घरेलू पशुओं और पशुधन के संपर्क में आने से मनुष्यों में फैलता है, और साथ ही साथ स्वच्छता के अभाव में यह और भी ज्यादा संक्रामक हो जाता है। मूलतः उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय देशों में प्रतिवर्ष 1 अरब लोग, एक बड़ी संख्या 1 अरब लोग यहां पर आपको इससे प्रभावित होते हैं, वो भी प्रतिवर्ष। रोग यहां पर आपको बता दूं, आपको यहां पर इस तरह के रोग कौन कौन से होते हैं आप इससे परिचित हैं। इनका जैसे है रेबीज है, डेंगू है, चिकनगुनिया है, लेप्रेसी है, टेक्रोमा है, गिनी कृमि रोग है, याज है, अन्य ऐसे। इन सभी रोगों को हम क्या कहते हैं? इन्हीं को बोला जाता है उष्णकटिबंधीय रोगों की संख्या दी जाती है। उष्णकटिबंधीय या उपोष्णकटिबंधीय रोग इन्हें बोला जाता है। WHO के द्वारा 2021 से 2030 तक का एक रोड मैप यहां पे लॉन्च किया गया है, जिसमें कहा गया है इनका उन्मूलन किया जाए। उन्मूलन करना है अगले 10 वर्षों में आपको इस तरह के रोगों का, और इसके लिए यहां पे 3 रणनीतिक बदलाव यहां पर लाया है। 3 रणनीतिक बदलाव किए गए हैं WHO के द्वारा। क्या क्या? पहला, प्रक्रिया की जगह प्रभाव, ठीक है, प्रक्रिया की जगह प्रभाव का मापन करना कि इस तरह के रोगों का क्या प्रभाव पड़ता है। दूसरा, सहयोगात्मक कार्य पर ध्यान केंद्रित करना, एक दूसरे देश मिलकर के काम करें। देश के स्वामित्व व देश के द्वारा वित्त पोषित कार्यक्रमों को प्राथमिकता ज्यादा दी जाए, बजाय किसी दूसरे देश या आपको अंतरराष्ट्रीय किसी संगठन के द्वारा कार्यक्रम को संचालित करने की अपेक्षा देशों के द्वारा स्वयं वित्त पोषित कार्यक्रमों को ज्यादा प्राथमिकता दी जाए। इसके अलावा WHO के द्वारा 5 लोक स्वास्थ्य हस्तक्षेपों की अनुशंसा भी की गई है। कौन कौन से? पहला, निवारक केमोथेरेपी। दूसरा, रोगों के प्रबंधन हेतु नए व सघन उपाय। तीसरा, वाहक नियंत्रण व कीटनाशकों का प्रबंधन। चौथा, सुरक्षित पेयजल, मूलभूत सफाई, स्वच्छता सेवाएं एवं शिक्षा। और पांचवा, पशुजन्य रोगों का प्रबंधन करना। तो ये सारा कुछ हमने यहां पर देख लिया उपोष्णकटिबंधीय रोग दिवस को लेकर क्या क्या रहा। अगला है म्यूकोमाइकोसिस। म्यूकोमाइकोसिस क्या है? ब्लैक फंगस। ब्लैक फंगस से आप ज्यादा परिचित हैं।
तो ब्लैक फंगस, येलो फंगस, इस तरह के व्हाइट फंगस, इस तरह की चीजें आपको यहाँ पर सुनने को मिली हैं काफी ज्यादा कोविड-19 के दौर में। कोविड-19 से उबर रहे लोगों में यहाँ पर इस तरह के फंगस के कारण होने वाली बीमारियों का पता चला। तो समझते हैं यहाँ पर कौन कौन से फंगस, उससे कौन किस किस तरीके के आपके डेवलपमेंट हुए थे। सबसे पहले ब्लैक फंगस को यहाँ पे महामारी घोषित किया गया 1897 महामारी रोग अधिनियम के द्वारा। तो भारत सरकार के द्वारा यहाँ पे ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर दिया गया था। साथ ही यहाँ पर बात करें तो यह एक कवकीय संक्रमण है और इस कवक का नाम जो कि यहाँ पर आपको म्यूकोमाइकोसिस नामक रोग के लिए जिम्मेदार है, तो म्यूकोमाइसिटेस है। क्या है? म्यूकोमाइसिटेस नामक कवक के कारण ये आपका रोग होता है। यह रोग मूलतः देखा जाए तो मधुमेह और कम प्रतिरोधक व्यक्तियों में संक्रमण की अधिक संभावना है। ठीक है, ऐसे व्यक्ति जो कि मधुमेह रोग से ग्रसित हैं या फिर जिनकी प्रतिरोधक क्षमता कमजोर है, जैसे कोविड-19 से ग्रसित लोग जिनकी आपकी प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होती थी, वो इन पर आसानी से यहाँ पे आक्रमण करता था, अटैक करता था। इसके अलावा एक चीज और, ये संक्रामक नहीं है। ठीक है, संक्रामक रोग नहीं है और इनकी कई सारी प्रजातियां हैं जो कि इस तरह के रोगों को, ठीक है, कौन से कवकों की कई सारी प्रजातियां जो इस तरह के रोगों के लिए उत्तरदायी हैं, जिसमें है राइजोपस, न्यूकोर, म्यूकोर, राइजोम्यूकोर, सिंसफेरास्ट्रम आदि यहां पर इसके अंतर्गत शामिल हैं। अगर ये रोग आपको हो जाता है तो किस तरीके के लक्षण आपकी बॉडी में दिखाई दे सकते हैं? देखिए, अगर आपको म्यूकोमाइकोसिस है तो नाक बंद होगा, नाक से तरल काला पदार्थ आपको यहाँ पर उसका स्राव होगा, चेहरे की जो हड्डियां हैं यहाँ पर आपको दर्द होना शुरू हो जाएगा, सुन्नता हो जाएगी अर्थात आपको कुछ महसूस नहीं होगा, धुंधली दृष्टि अर्थात आपको दिखना जो होगा वो आपको आंखों की जो रोशनी होगी वो आपको कमजोर रहता है, दिखाई देना कम होगा, दांत दर्द, सीने में दर्द, ये सारी समस्याएं होंगी जब आपको ब्लैक फंगस नामक रोग से आप ग्रसित होंगे या म्यूकोमाइकोसिस नामक रोग आपको होता है। तो उपचार के लिए एक दवा दी जाती है जिसका नाम है एम्फोटेरिसिन बी और इसे यहां पर जीएसटी से भी यहां पर बाहर रखा गया है। चलिए, अगला है यहां पे व्हाइट फंगस। तो ब्लैक फंगस देख लिया, व्हाइट फंगस क्या था? तो व्हाइट फंगस था कैडिडियासिस। कौन सा? कैडिडियासिस नामक कवक के द्वारा यह फैलता है जिसमें गुप्तांगों को प्रभावित करता है और श्वेत रंग के तरल पदार्थ यहां पे स्राव होता है यदि आपको व्हाइट फंगस से आप ग्रसित हैं। येलो फंगस में क्या होता है? इसमें जब संक्रमित आप होते हैं तो आपको पीले रंग के मवाद ये जो होता है आपकी बॉडी में बनना शुरू हो जाता है और इसे बोला जाता है येलो फंगस। चलो, फंगस के बारे में हमने देख लिया। अगला है SARS-CoV-2 वेरिएंट। क्या है? SARS-CoV-2 वेरिएंट। देखिए, यहां पर हाल ही में अंतरराष्ट्रीय संगठनों के द्वारा कोविड-19 के जो अलग अलग आपको वेरिएंट थे उनको एक नाम दिया गया था, है ना। जैसे भारत का जो वेरिएंट था उसको डेल्टा बोला गया, कुछ जगह अल्फा, कुछ बीटा, कुछ गामा, इस तरह नाम दिए गए थे। तो उसी के बारे में यहाँ पे नॉलेज है, समझिएगा क्या था। अनुवांशिक अनुक्रम को कोई परिवर्तन, म्यूटेशन तथा नए म्यूटेशन वाले वायरस को हम वेरिएंट कहते हैं। ठीक है, वेरिएंट क्या होते हैं? वेरिएंट एक बार फिर समझिएगा, कोई अनुवांशिक अनुक्रम को कोई परिवर्तन, म्यूटेशन तथा नए म्यूटेशन वाले वायरस को हम क्या कहते हैं? यहां पे वेरिएंट करते हैं। तो यहां पर आप कह सकते हैं अनुवांशिक परिवर्तन के पश्चात नए जो, ठीक है, एक ही प्रजाति में किसी प्रकार के जेनेटिक परिवर्तन के कारण जो नई एक प्रजाति वहां पर डेवलप हो जाती है उसी को हम वहां पर उसका कहते हैं वेरिएंट। अब यहां पर देखिए, जब कोई नया वेरिएंट जो होता है मूल वायरस से भिन्न यहां पे कार्यात्मक लक्षण दर्शाता है और आबादी में स्थापित हो जाता है तो उसे हम कहते हैं स्ट्रेन। ठीक है, क्या बोला जाता है? उसे स्ट्रेन बोला जाता है। स्ट्रेन का क्या मतलब हुआ? जब नया वेरिएंट मूल वायरस से भिन्न कार्यात्मक लक्षण प्रदर्शित करता है और साथ ही आबादी में समाहित हो जाएगा। सभी वेरिएंट स्ट्रेन नहीं होते हैं लेकिन सभी स्ट्रेन आपके वेरिएंट होते हैं। अब यहां पे ध्यान रखिएगा, हाल ही में यहां पे SARS-CoV-2 के वेरिएंट लेवल को यहां पर 4 अलग अलग श्रेणियां डिवाइड की गई। पहला था वेरिएंट जिसका नाम था B.117, इसे नाम दिया गया अल्फा जो कि यूके में पाया गया। दूसरा था B.1.351 जिसे बीटा नाम दिया गया जो कि दक्षिण अफ्रीका में यहां पे कोविड-19 के फैलने का कारण था। तीसरा आपका था P.1 गामा जो ब्राजील में कोविड-19 के फैलने का कारण था और जो भारत में पाया गया था B.1.617.2, ये आपको डेल्टा वेरिएंट इसे बोला गया जो कि भारत में कोविड-19 के फैलने के कारण था और सबसे ज्यादा खतरनाक यहां पर डेल्टा वेरिएंट था।
चलिए अगला यहां पे है वैश्विक सोडियम मानदंड। ठीक है, वैश्विक सोडियम मानदंड क्या है? तो डब्ल्यूएचओ के द्वारा दैनिक नमक सेवन की मात्रा को निर्धारित किया गया। दैनिक स्तर पे आपको कितनी नमक यहां पर चाहिए? एक व्यक्ति को सिर्फ 5 ग्राम। ठीक है, यहां पे 5 ग्राम यहां पे दैनिक सेवन की मात्रा को निर्धारित किया गया है, जबकि विश्व स्तर पर एक व्यक्ति के द्वारा दो गुना यहां पर अर्थात 5 ग्राम के बजाय 10 ग्राम यहां पर सेवन किया जाता है, जो कि यहां पर सही नहीं है। मूलतः जो सोडियम होता है वो कोशिकीय उपापचय, स्वास्थ्य, प्लाज्मा और तंत्रिका तंत्र में सुधार के लिए उपयोगी होता है, लाभदायक होता है। लेकिन अगर आप जरूरत से ज्यादा नमक का सेवन करते हैं तो ऐसी स्थिति में आपको उच्च रक्तचाप यानी कि हाई ब्लड प्रेशर की समस्या हो सकती है। और इसीलिए जब ऐसे रोगी डॉक्टर के पास जाते हैं तो उन्हें बोला जाता है नमक का सेवन कम करिए, और जिनका ब्लड प्रेशर लो हो जाता है उनको बोला जाता है थोड़ा सा नमक खाइए, थोड़ा सा नमक आप ज्यादा खाइए। तो वहां पे क्या होता है, ब्लड प्रेशर की जो समस्याएं होती हैं वो भी आपको कहीं ना कहीं नमक से आपको जुड़ी होती हैं, नमक के सेवन से जुड़ी होती हैं। नेक्स्ट यहां पर है ग्लोबल हब फॉर पैनाडेमिक और एपिडेमिक इंटेलिजेंस। ये क्या है? तो डब्ल्यूएचओ और जर्मनी के द्वारा वैश्विक महामारी व संक्रामक आसूचना हेतु स्वास्थ्य आपात कार्यक्रम के भाग के रूप में यहां पर इसे स्थापित किया है। यह एक बहुक्षेत्रीय डेटा का साझा नेटवर्क है जिसमें स्वास्थ्य जोखिम, भविष्यवाणी, निवारण, पता लगाना, तैयारी करना, प्रतिक्रिया देने के लिए डेटा का विश्लेषण करना, नवाचारों का उपयोग करना, सरकारी, शैक्षणिक और निजी क्षेत्र के संस्थानों को एक वैश्विक मंच प्रदान करने के लिए इसका निर्माण यहां पर किया गया है। किसके द्वारा? डब्ल्यूएचओ जर्मनी के द्वारा मिलकर के। नेक्स्ट है वन हेल्थ। वन हेल्थ क्या है? तो डब्ल्यूएचओ ने पशुजन्य रोगों में वृद्धि की जांच के लिए एक विशेषज्ञ समिति वन हेल्थ का गठन किया है। ठीक है, पशुओं से होने वाले रोगों के लिए। अब यहां पे बताया गया क्योंकि यहाँ पे मनुष्य का जो स्वास्थ्य है पशुओं और पर्यावरण से जुड़ा हुआ है, साथ ही खाद्य सुरक्षा, पशुजन्य रोग और एंटीबायोटिक प्रतिरोधक से भी यहाँ पे जुड़ा हुआ है। तो हाल फिलहाल में देखिए जो कई प्रकार के रोग हैं वहां पर पशुओं के द्वारा संक्रामक रोग या पशुओं से फैलने वाले रोगों की स्थिति में वृद्धि हो रही है, और इसके लिए डब्ल्यूएचओ ने यहाँ पे वन हेल्थ नामक समिति का गठन किया है जो इस तरह के रोगों की पहचान करे। नेक्स्ट है H10N3। चीन में यहां पर अभी मनुष्य में प्रथम मामला देखा गया है। H10N3 का चीन में प्रथम मामला देखा गया है, और यह पोल्ट्री टू ह्यूमन क्रॉस स्पीसीज संचरण का मामला है। ठीक है, पोल्ट्री यानी कि आपका कुक्कुट पालन या मुर्गी इत्यादि को लेकर वहां पे जो आप पालन करते हैं उसके दौरान यहाँ पे मनुष्यों में फैलता है, और मानव से मानव में लेकिन यहाँ पे आपका संचरण नहीं होता है। तो यहाँ पर इस तरह का पहला मामला बहुत ज्यादा संक्रामक नहीं होता है, बहुत ज्यादा या फिर इससे मृत्यु होने के भी चांसेस आपके कम होते हैं, तो खतरनाक लेवल बहुत ज्यादा नहीं होता है। लेकिन इस तरह का पहला मामला आपको चीन में देखने को मिला है। मूलतः चीन ही इस तरह के रोगों के लिए अगर देखा जाए तो हाल फिलहाल में काफी आपको इस तरह के रोगों का एक प्रमुख उत्पन्न करता है, आपको देखा जा सकता है। चलिए इसके बाद है कोविड डैशबोर्ड पोर्टल। ठीक है, कोविड डैशबोर्ड पोर्टल क्या है? तो केंद्र सरकार के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में कोविड प्रबंधन के निगरानी हेतु महामारी से लड़ने में ग्रामीण जनशक्ति तथा बुनियादी ढांचे के मामले में तत्परता का आकलन करने के लिए यहाँ पे कोविड डैशबोर्ड पोर्टल का गठन किया है। साथ ही यहाँ पर आइसोथर्मल एम्प्लीफिकेशन पंचायत भवन, स्कूल इत्यादि को यहाँ पर ये जरूरत पड़ती है। कोविड-19 केसेस आपको बढ़ते हैं तो ग्रामीण क्षेत्र में जो आपके पंचायत भवन है, स्कूल हैं, अन्य प्रकार के संस्थान हैं, वहां पर उसे हम आइसोलेशन सेंटर में वहां पर उसे तब्दील करके कोविड-19 से रोगियों का वहां पर हम इलाज कर सकते हैं। या कोई अगर बाहर से आ रहा है तो उनको एक आइसोलेशन सेंटर में यहाँ पे रखना है, तो ऐसे भवनों को वहां पर आइसोलेशन सेंटर के रूप में परिवर्तित किया जाए। जो प्रवासी मजदूर हैं या इत्यादि लोग हैं जो बाहर से जा रहे हैं उनको कुछ समय तक वहां पर रखें और उसके बाद फिर वहां पर उनको गांव में प्रवेश करने दें। चलिए अगला है स्पॉट। स्पॉट क्या है? स्पॉट है स्केलेबल एंड पोर्टेबल टेस्टिंग प्रणाली के द्वारा अमेरिकी वैज्ञानिकों ने लार के नमूने से कोविड-19 का पता लगाने की प्रणाली विकसित है। तो स्पॉट क्या है? लार के माध्यम से कोविड-19 का पता लगाया जा सकता है, परीक्षण किया जाएगा। कहां खोजा गया है? अमेरिकी वैज्ञानिकों ने। यह रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन लूप मेडिएटेड आइसोथर्मल एम्प्लीफिकेशन का उपयोग करता है। ठीक है, तो जिस तकनीकी के माध्यम से ये पता करते हैं, कौन सी तकनीकी है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन लूप मेडिएटेड आइसोथर्मल एम्प्लीफिकेशन का ये उपयोग करते हैं, और यहां पर एकल चरणीय अर्थात एक ही चरण में आपके टेस्टिंग के कारण आपको रिजल्ट प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट है 2-ऑक्सी 2
सॉरी 2-ऑक्सी डी ग्लूकोज, ये भी काफी चर्चा का विषय रहा क्योंकि डीआरडीओ के द्वारा यहाँ पर कोविड-19 के एक ओरल यहाँ पे ड्रग विकसित की गई थी और जो कि रेड्डीज लेबोरेटरी के साथ मिलकर यहाँ पे बनाया गया था। कोविड-19 के व्यक्तियों को यहाँ पे प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करने के लिए दिया जा रहा था। अगला है यहाँ पे सूत्रा मॉडल। सूत्रा मॉडल क्या है? ससेप्टिव अनडिटेक्टेड टेस्टेड एड रिमूव्ड अप्रोच केंद्र सरकार के द्वारा कोविड-19 से निपटने के लिए 3 मानदंड यहां पर विकसित किए गए हैं, जिसमें संक्रमित व्यक्ति एक दिन में कितने लोगों को संक्रमित कर सकता है उसका पता लगाना, दूसरा पहुंच यानी कि एक की यह जनसंख्या के महामारी के प्रति कितनी सुभेद्यता रखता है, और तीसरा एप्सिलॉन के तहत पता लगाना और ना पता लगने वाले मामलों का अनुपात निकालना। यहाँ पर 3 स्तरों पर देखिए, ध्यान रखिएगा, जो सूत्रा मॉडल है इसके अंतर्गत सरकार के द्वारा 3 चरण यहाँ पे कार्यक्रम करने थे, 3 प्रकार की योजना यहाँ पर कार्य यहाँ पे निर्धारित किए गए, जिसमें पहला आपको संक्रमित व्यक्ति एक दिन में कितने लोगों को, अर्थात संक्रमण का दर कैसा है, संक्रमण दर कैसा है, यदि किसी एक व्यक्ति के द्वारा संक्रमित होने के बाद वो कितने लोगों को एक दिन में संक्रमित कर सकता है, उसकी क्षमता क्या है, संक्रमण दर कितनी तेज है। दूसरा पहुंच कितनी है, पहुंच का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जनसंख्या के महामारी के प्रति कितनी सुभेद्यता है, आसानी से कितना पहुंच सकती है। और तीसरा यहाँ पर कुछ ऐसे भी मामले हमने कोविड-19 में देखे जो टेस्टिंग के बाद पता चल रहे थे कि इनको कोविड है, लेकिन कुछ ऐसे भी मामले निकल के आ रहे थे जिनको कोविड के लक्षण तो थे, लेकिन जब कोविड टेस्ट कराया जाता था तो वहां पे पता ही नहीं होता था कि इनको यहाँ पे नेगेटिव रिपोर्ट आती थी कि इनको कोविड नहीं है। तो यहाँ पे ये जो अनुपात है, इसका अनुपात वहां पे पता करने के लिए वो आपको यहाँ पर ये सूत्रा मॉडल को अपनाया गया। इसके बाद है रक्षा क्षेत्र की कुछ परियोजनाएं, यहां पर अब चलिए देखते हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने यहां पर देखा जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र से संबंधित काफी सारी सूचनाएं और अंतरिक्ष को लेकर। अब यहां पर चलिए बात करते हैं कुछ चीजों को लेकर, जिसमें है आपका रक्षा क्षेत्र से संबंधित प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हुई कुछ प्रमुख घटनाक्रम स्थितियों को। पहला यहां पे है, परियोजना का नाम है P75I। ये क्या है? तो रक्षा अधिग्रहण परिषद के द्वारा 6 परमाणु पनडुब्बियों के निर्माण को मंजूरी दी गई। यह 30 वर्षीय पनडुब्बी निर्माण कार्यक्रम है, जिसमें राष्ट्रीय क्षमता सुधार करना, स्वदेशी प्रौद्योगिकी विकसित करना और विदेशी भागीदारों को यहां पर की सहायता से भारत को यहां पर पनडुब्बी इत्यादि निर्माण में आत्मनिर्भरता को प्राप्त करना। नेक्स्ट है अग्नि प्राइम। डीआरडीओ के द्वारा सतह से सतह छोटी दूरी करीब 1000 से लेकर 1500 किलोमीटर तक की दूरी को टारगेट करने के लिए यहां पर अग्नि प्राइम को यहां पर विकसित किया गया। ये 1000 किलोमीटर 1000 यहां पर 1000 किलो आपका परमाणु आयुध ले जाने में भी आपको सक्षम है, और साथ ही यहां पर 2 चरणीय मिसाइल है। ठीक है, 2 चरणीय, अर्थात कि यहां पर आपको 2 चरणों में यहां पर ये टारगेट आपको करेगी। इसके अलावा प्रोजेक्ट सी बर्ड। प्रोजेक्ट सी बर्ड क्या है? भारत की सबसे बड़ी नौसेना अवसंरचना परियोजना है, जो भारत के पश्चिमी तट कारवार कर्नाटक में नौसैनिक अड्डे के तौर पे इसका निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, तो भारत की सबसे बड़ी नौसैनिक अवसंरचना भारत में कहां बन रही है? कारवार कर्नाटक में बनाई जा रही है। और ऐसा अगर हो जाता है, बन जाएगा जब ये, तो ये भारतीय नौसेना का पश्चिमी तट पे सबसे बड़ा नौसैनिक अवसंरचना होगा, सबसे बड़ा नौसैनिक अवसंरचना होगा। साथ ही साथ यही अवसंरचना, नौसैनिक अवसंरचना जो है वो आपको स्वेज नहर के पूर्व में ये सबसे बड़ी नौसैनिक अवसंरचना के तौर पर भी इसे जाना जाएगा। तो यहां पे ध्यान रखिएगा, नाम क्या है इसका? सी बर्ड। ठीक है, प्रोजेक्ट सी बर्ड, नाम ध्यान रखना है। अगला कौन सा है? आयरन डोम हवाई प्रतिरक्षा प्रणाली। ये क्या होता है? देखिए, इजराइल से गाजा के क्षेत्र में यहां पर कुछ हमास के द्वारा कुछ यहां पे रॉकेट यहां पे दागे गए मानव रहित विमान के द्वारा, जिनका उसने अवरोधन किया है। ठीक है, तो इजराइल की एक यहाँ पे मिसाइल प्रतिरक्षा प्रणाली है आयरन डोम, और यहां पर देखिए तो ये बहु मिशन प्रणाली है, जो 70 किलोमीटर के परास में चाहे रॉकेट हो, तोप हो, मोटार हो या सटीक निर्देशित आपकी युद्धशास्त्र रक्षा प्रणाली हो, ड्रोन हो, हेलीकॉप्टर से अवरोधित, इन सभी चीजों को ये आपको अवरोधित कर सकती है। 70 किलोमीटर के दायरे में आप किसी भी चीज से हमला करिए, ये सबको यहां पर आपको रोक सकती है, उन्हें नष्ट कर सकती है। चलिए नेक्स्ट यहां पर है आपका रक्षा उत्कृष्टता नवाचार। ठीक है, अगला टॉपिक क्या है? रक्षा उत्कृष्टता नवाचार। ये क्या है? तो रक्षा मंत्रालय के द्वारा आगामी 5 वर्षों के लिए नवाचार संगठन के तौर पर 498.8 करोड़ का आवंटन किया है, जिसके तहत एमएसएमई, स्टार्टअप,
व्यक्तिगत नवोन्मेष, R&D संस्थान, शिक्षाविद सहित उद्योगों को इसमें शामिल किया जाएगा, जो रक्षा और एरोस्पेस के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भरता प्राप्त करने तथा नवाचार और प्रौद्योगिकी के विकास को यहाँ पर बढ़ावा देने में आपको सहायता करेंगे। तो एक तरीके से यहाँ पे ध्यान रखिएगा, रक्षा उत्कृष्टता नवाचार के माध्यम से भारत में चाहे जो भी संस्थान, शिक्षाविद, नवाचार, प्रौद्योगिकी जो भी हैं, उनकी सहायता से भारत को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए इनोवेशन, तकनीकी नवाचार, R&D इत्यादि को कार्य करना है। अगला है यहाँ पे लिडार। लिडार क्या होता है? 10 राज्यों में वन क्षेत्रों के भीतर जल की आवश्यकता के मानचित्रण हेतु यहाँ पर लाइट डिटेक्शन एंड रेजिस्ट्रेशन यहाँ पर आपका प्रयोग किया गया। अब इसमें देखिए, इस तकनीकी का जो रिपोर्ट है वहां पर, उसके माध्यम से मृदा व जल संरक्षण की अनुशंसा हेतु 3D मानचित्रों का यहाँ पर उसका निर्माण करना था। लिडार तकनीक जो होते हैं, प्रकाश स्पंदन एयरबॉर्न सिस्टम के द्वारा एकत्रित आंकड़े, पृथ्वी के आकार, इसकी सतह की सटीक जानकारी व 3D सूचनाएं उत्पन्न करता है। अर्थात किसी भी एक स्कैन करती है किसी भी क्षेत्र का, चाहे वो जलीय क्षेत्र हो, स्थलीय क्षेत्र हो, उसका वो स्कैन करके वहां पर एक उसका 3D मॉडल प्रस्तुत करती है कि पर्टिकुलर कोई क्षेत्र में कितना गहरा, कितना लंबा, कितना ऊंचा, और उस आधार पर वहां पर क्या क्षेत्र है, क्या आपकी स्थितियां हैं, आप उसका पता लगा सकते हैं। अब यहां पर देखा जाए तो रडार व सोनार के समान ये भी काम करता है। इसमें एक जो होता है लिडार जो होता है, इसमें एक स्कैनर है, एक GPS रिसीवर है। साथ ही ये 2 प्रकार के होते हैं, एक स्थलाकृति होती है जो कि स्थलों का यहाँ पे परीक्षण या मानचित्रण या स्कैनिंग का काम करता है, और दूसरा होता है आपको बार्थिमेट्रिक, जो कि जलों जैसे नदियां हो गई, तालाब हो गए, झीलें हो गई, उसका यहाँ पर आपको 3D मॉडल तैयार करता है। ये 2 तरीके से यहाँ पर आपको काम करती है। इसके बाद है साथी। साथी क्या है? परिष्कृत विश्लेषणात्मक और तकनीकी सहायता संस्थान योजना, जो अगले 4 वर्षों में प्रत्येक 5 साथी केंद्रों का यहाँ पर स्थापित किए जाएंगे। 5 साथी केंद्र कौन कौन से होंगे? तो यहाँ पर देखिए, IIT खड़गपुर और दिल्ली तथा BHU ऑलरेडी यहाँ पर साथी कार्यक्रम के तौर पर विकसित हो चुके हैं। इसके अलावा वर्तमान में इनको यहाँ पर 3 साथी कार्यक्रमों को उच्च विश्लेषणात्मक परीक्षण की सामान्य सेवाएं देंगे, और दोहराव व विदेशी स्रोतों पर इससे निर्भरता आपकी कम होगी, और उसके माध्यम से उच्चतर स्तर की दक्षता प्राप्त हो सकती है, पहुंच पारदर्शिता में वृद्धि होगी, और इसका लाभ जो होगा पेशेवर प्रबंधन के दृष्टिकोण से हम कर सकते हैं। तो एक तरीके से डेटा का विश्लेषण करना आपको आसान हो जाएगा, विभिन्न प्रकार के शोध अनुसंधान करना, डेटा को संग्रहित करना, उसका साझा करना, तकनीकी अनुसंधान करना, इन सारी चीजों के लिए। अर्थात एक तरीके से आपको एक अकेला व्यक्ति अगर काम करेगा तो वहां पे ज्यादा समय लगेगा, लेकिन एक साथ यहाँ पर आप अपने कामों को डिवाइड कर दीजिए, अलग अलग यहाँ पे संस्थाओं को दे दीजिए, और वो अलग अलग प्रकार के कामों को करके रखते हैं, तो यहाँ पर आपको काफी सारा जो काम होगा तीव्र होगा, डेटा का साझाकरण होगा, और यहाँ पे आपका काम भी आसान हो जाता है। इसीलिए यहाँ पे ये साथी योजना लॉन्च की जा रही है। नेक्स्ट है जियोलाइट। जियोलाइट क्या है? तो भारत सरकार के द्वारा जियोलाइट आयात हेतु कार्गो उड़ानें प्रारंभ की गई हैं। ये क्रिस्टली एल्यूमिना सिलिकेट होते हैं। क्या होते हैं? एल्यूमिना सिलिकेट होते हैं, जिनका प्रयोग आप करते हैं अवशोषक, डिटर्जेंट के आयन, एक्सचेंजर, औद्योगिक प्रक्रियाओं में उत्प्रेरक, तेल शोधन और पेट्रोकेमिस्ट्री के रूप में। तो भारत में मांग इसकी बहुत ज्यादा बढ़ गई जियोलाइट की, जिसके कारण भारत सरकार के द्वारा यहाँ पर आपको कार्गो उड़ान के माध्यम से यहाँ पे जियोलाइट के आयात यहाँ पर की जा रही है। नेक्स्ट है ड्राइड ब्लड स्पॉट परीक्षण। ये क्या है? विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी के द्वारा टोक्यो ओलंपिक में अनुमति यहां पर इसकी दी गई, क्योंकि टोक्यो ओलंपिक हुआ, कोविड-19 का प्रसार के बहुत ज्यादा था उस टाइम भी अगर देखा जाए, और उस टाइम यहां पर आपको किसी को इस तरह के रोगों से ग्रसित ना होने पाए, इसके लिए यहां पर एक नई तरीके की ब्लड टेस्टिंग, जिसमें डोप टेस्टिंग किया जाता है, उसको यहां पे अनुमति दी गई। ये क्या था? इसमें देखिए, इस परीक्षण में रक्त की कुछ बूंदें ली जाती हैं, जिसे ड्राई मैट्रिक्स पर डाल दिया जाता है, और विश्लेषण के लिए उपयुक्त विलायक का इसमें प्रयोग किया जाता है, जो जैविक सामग्री को स्रावित करता है। अगर आप में वहां पर किसी प्रकार का ड्रग्स इत्यादि होगा तो वहां पर उसमें उस विलायक के जब उसमें डाला जाएगा आपके ब्लड में, तो वो आपका पता चल जाएगा कि वहां ऐसा है या नहीं है। इसमें आपको ये कम हस्तक्षेपकारी होती है, और एथलीटों के लिए भी काफी अच्छी इसे बताया गया है। बेसिकली ये सारा जो काम करती है वो वाडा करती है, जो कि वाडा एक अंतर्राष्ट्रीय स्वतंत्र एजेंसी है, और ये खेल गतिशीलता, डोपिंग नियंत्रण, शिक्षा, R&D जैसे कामों को यहां पर वैश्विक स्तर पर संचालित करती है।
नेक्स्ट यहां पर है ब्लॉकचेन राष्ट्रीय रणनीति। भारत सरकार की ब्लॉकचेन राष्ट्रीय रणनीति क्या है? देखिए, भारत में जैसे आपने बिटकॉइन जैसी चीजों को अनुमति नहीं दी गई है, लेकिन ब्लॉकचेन तकनीकी जो कि बिटकॉइन जैसे कार्यक्रमों को यहां पे संचालित करती है, उसको लेकर भारत सरकार यहां पे अपनाने के लिए लगातार प्रयासरत है। इसी को लेकर भारत ने ब्लॉकचेन पर एक राष्ट्रीय रणनीति को लेकर एक साझाकृत किया है। क्या है समझिएगा। इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा यह प्रारूप तैयार किया गया है, जिसमें ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का जो प्रयोग है, लेन देन का एक डिजिटल बही खाता है। ठीक है, क्या है? लेन देन। लेन देन क्या है? आपको एक दूसरे से खरीद फरोख्त की जो भी प्रक्रिया, पेमेंट जो भी करनी है, ठीक है, उसको किस तरीके से डिजिटल करना, ऑनलाइन माध्यम से करना। और ये सारा कुछ किसके माध्यम से संचालित होगा? कंप्यूटर प्रणाली के संपूर्ण नेटवर्क के द्वारा इसको प्रतिलिपित और वितरित किया जाता है। डेटाबेस जो होगा वो पीयर टू पीयर नेटवर्कों के माध्यम से संचालित होगा, और इसमें जो उपयोगकर्ता होगा, जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहा है, उपयोगकर्ता की गोपनीयता, क्रिप्टोग्राफिक आधारित सुरक्षा, अपरिवर्तिता, साझा पढ़ना लिखना, जवाबदेही, पारदर्शिता और वितरित स्वामित्व संबंधी गुणों से ये युक्त होगा। तो यहां पर आपके डेटा इत्यादि की यहां पर गोपनीयता बरकरार रखी जाएगी। अनुप्रयोग अर्थात कि हम इस तरह के ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का हम यूज भारत में कहां कर सकते हैं? भूमि रिकॉर्ड के लिए, डिजिटल प्रमाण पत्रों के लिए, औषधि आपूर्ति श्रृंखला के लिए, ई नोटरी सेवा के लिए, कृषि बीमा, पहचान प्रबंधन, विद्युत वितरण, शुल्क का भुगतान करना, लोक स्वास्थ्य, लोक प्रशासन, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, एनजीओ के वित्तीय प्रबंधन, स्वास्थ्य रिकॉर्ड, वाहन पंजीकरण, चिट फंड परिचालन और डिजिटल साक्ष्य इत्यादि को संग्रहित करने के लिए, डिपॉजिट करने के लिए, यहां पर हम और उनको सुरक्षित रखने के लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज किया जाना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, जिसका मूलतः अगर देखा जाए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंडिया और यूएसए का हाल ही में इन्होंने एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता को लेकर यहाँ पे एक साझा समझौता किया हुआ है। क्या है ये? तो भारत अमेरिका विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंच पे 2000 के द्वारा यहाँ पे प्रारंभ की गई ये पहल है। और यहाँ पे देखिए जो कार्य है इसके अंतर्गत किया जाएगा, द्विपक्षीय एआई अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंतर्गत R&D को बढ़ावा देना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंतर्गत यहाँ पे नवोन्मेष करने में सक्षम है ये, कार्यबल का विकास करना, विचारों का साझाकरण करना, साझेदारियां तंत्र को विकसित करना, साथ ही एआई के द्वारा कृषि, ऊर्जा, जलवायु परिवर्तन, किफायती आवास, स्मार्ट शहरों संबंधी समाधान को प्राप्त करना संभव हो सकता है। एआई किसी मशीन को परिवर्तनशील परिवेश को समझने और उसके अनुसार प्रतिक्रिया करने में आपको समर्थ बनाती है। तो फ्यूचरिस्टिक जो है, जो मशीनें हैं, उसको आपको हर चीज बतानी नहीं है, ठीक है। ऐसी मशीनें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंतर्गत विकसित की जाएंगी जो आसपास की गतिविधियों के, आपके द्वारा किए जाने वाले क्रियाकलापों के, आपके द्वारा किए गए रिएक्शंस के आधार पर क्या करना है और क्या नहीं करना है, वो खुद अपने स्तर पे डिसीजन मेकिंग के थ्रू वहां पे काम कर सकती हैं। तो आज की जो मशीनें हैं वहां पे हर काम आपके द्वारा किया जाता है, तब मशीनें काम करती हैं। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू यहाँ पर मशीनें जो होती हैं, एक कृत्रिम स्वयं की एक बुद्धिमत्ता, स्वयं के द्वारा यहाँ पर सोच विचार कर निर्णय लेकर की एक क्षमता की विकसित हो जाएंगी। इसके बाद नॉन फंजिबल टोकन की बात करते हैं। ये क्या है? तो भारतीय क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज, जिसको हम वजीर एक्स क्या कहते हैं, वजीर एक्स है, भारतीय क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज का नाम है वजीर एक्स, के द्वारा भारतीय कलाकारों के लिए नॉन फंजिबल टोकन यानी कि एनएफटी जारी किया गया है। अब एनएफटी ये क्या है? एक डिजिटल वस्तु के संबंध में स्वामित्व के विशिष्ट प्रमाण पत्र है, ठीक है। क्या है? एक डिजिटल वस्तु का प्रमाण पत्र है। एनएफटी क्या होता है? डिजिटल वस्तु का प्रमाण पत्र। और ये डिजिटल वस्तु क्या हो सकती हैं? जैसे कि आपका कोई डिजिटल आर्ट कृति हो गई, डिजिटल कूपन हो गया, कोई वीडियो क्लिप हो गई। टोकनीकरण के द्वारा इन संपत्तियों के कुशलतापूर्वक खरीदने, विक्रय या व्यापार करने को सक्षम इसमें बनाया जाएगा। महत्व क्या है? तो स्वामित्व का पता लगाने, मूल्य संग्रहण करने, विकेंद्रीकरण की समस्या का समाधान करना संभव हो जाएगा। साथ ही मौद्रीकरण के डिजिटल वस्तुओं का जो पहले से सस्ती या मुफ्त थी, उसका आप मौद्रीकरण कर सकते हैं। इसके अलावा प्रामाणिक डिजिटल वस्तुओं का आपको यहां पर आसानी से प्रमाणिकता अर्थात डिजिटल वस्तुओं की प्रमाणिकता आप स्थापित निर्धारित कर सकते हैं। और कारीगरों के बौद्धिक अधिकारों के संरक्षण भी आप यहां पर इसके माध्यम से कर सकते हैं। तो नाम ध्यान रखिएगा, नॉन फंजिबल टोकन। तो ये तो यहां पर हमने देखा कुछ आपको आईपीआर से संबंधित टॉपिक्स हमने यहां पर हो गए। इसके बाद देखिए यहाँ पे कुछ और चीजें आती हैं जो कि संचार व्यवस्था और अंतरिक्ष से रिलेटेड है, संचार तकनीकी को लेकर।
जिसमें है सैटेलाइट आधारित इंटरनेट कनेक्टिविटी। ये क्या है? तो भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने लो बिट अनुप्रयोगों के लिए सैटेलाइट आधारित इंटरनेट कनेक्ट के उद्देश्य से लाइसेंस यहां पे परामर्श जारी किए हैं। इसमें क्या होगा? इस प्रक्रिया के अंतर्गत अंतरिक्ष सैटेलाइट को ब्रॉडबैंड सिग्नल प्रेषित करेंगे। ठीक है, एक आपको यहाँ पे ब्रॉडबैंड से नीचे से यहाँ पर आपको एक सिग्नल जो होगा अंतरिक्ष में उपग्रहों को प्रक्षेपित किया जाएगा और वहां से वापस फिर नीचे आपको जैसे डीटीएच जो एंटीना होते हैं उसके माध्यम से संग्रहित किया जाएगा और संग्रहित करने के बाद फिर से आप संचालित करते हैं। यहां पर देखा जाए तो अंतरिक्ष सैटेलाइट को ब्रॉडबैंड सिग्नल प्रेषित करेंगे, उस सिग्नल को वापस आपको प्राप्त किया जाएगा और सभी घरों में यहाँ प्रक्षेपित किया जाएगा। इंटरनेट के माध्यम से इन उपग्रहों सिग्नलों को प्रक्षेपित करने के लिए घर घर तक ऑप्टिकल फाइबर्स का प्रयोग किया जाता है। एक ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के माध्यम से हम संचालित करते हैं। इसे लो बिट कनेक्टिविटी पृथ्वी की भू स्थिर कक्षा में, मध्यम या निचली कक्षा में यहां पर हम इसका उपयोग कर सकते हैं। प्रयोग के दृष्टिकोण से देखें, अगर हम सैटेलाइट आधारित इंटरनेट का प्रयोग जो करते हैं तो सुरक्षा, स्वास्थ्य, आपदा, रेलवे, आपूर्ति श्रृंखला, कृषि, मत्स्य, स्मार्ट ग्रिड इत्यादि के क्षेत्रों में हम इसका उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय इंटरनेट एक्सचेंज। राष्ट्रीय इंटरनेट एक्सचेंज क्या है? एक गैर लाभकारी संगठन है, ठीक है, जिसकी स्थापना 2003 में एक कंपनी अधिनियम 2013 के माध्यम से की गई थी। ये इंटरनेट प्रोटोकॉल संस्करण 6 के तहत यहां पर आईपी एड्रेस का निर्धारण करते हैं, इंटरनेट ट्रैफिक के रूट का नियंत्रण करते हैं और यह अधिक सुरक्षित और इसे तीव्र बनाते हैं। लोगों को इसके प्रति जागरूक करने के लिए यहां पर 3 नई पहलें इसके लिए प्रारंभ की गई हैं, ठीक है, राष्ट्रीय इंटरनेट एक्सचेंज के लिए। तो यहां पर देखिए IPv6 विशेषज्ञ पैनल, जो कि IPv6 को अपनाने या अंगीकरण को बढ़ावा देगा, साथ ही यहां पर सार्वजनिक और निजी विशेषज्ञों को इसमें सम्मिलित करेगा। दूसरा है निक्सी अकादमी। निक्सी अकादमी क्या है? भारत में तकनीकी और गैर तकनीकी लोगों को इस तकनीकी से संबंध में या जानकारी देने या सिखाना उनको। और निक्सी आईपी सूचकांक जो है ये एक पोर्टल है जिसके माध्यम से भारत और विश्व में IPv6 के अंगीकरण को कितना अपनाया गया है, कौन कितना आगे कौन कितना पीछे है, इससे संबंधित यहां पर आपको पूरा एक सूचकांक यहां पर जारी किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपका क्वांटम का डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ये क्या है? क्वांटम का डिस्ट्रीब्यूशन इसरो के द्वारा मुक्त अंतरिक्ष में 300 मीटर पर सफल परीक्षण, ठीक है, इसके लिए सैटेलाइट आधारित क्वांटम संचार के लिए बड़ी यहां पर सफलता भारत सरकार को, इसरो को यहां पर मिली है, जो 300 मीटर तक की ऊंचाई पर इसका वो मुक्त प्रक्षेपण उन्होंने कर रखा है, मुक्त परीक्षण यहां पर अंतरिक्ष में किया। यह किसी भी क्षमता वाली कंप्यूटेशनल शक्ति से होने वाली संभावित हमलों को यहां पर सुरक्षित बना सकती है भारत को। तो यहां पर इस तरीके का जो परीक्षण है ये आपको भारतीय किसी भी कंप्यूटर के द्वारा किए गए जो साइबर हमले इत्यादि होते हैं उससे सुरक्षा देने के लिए आपको काफी मददगार होगा। क्या है ये? क्वांटम डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट है डिजर क्राई। डिजर क्या है? ये एक रैंसमवेयर है। क्या है रैंसमवेयर? क्या है? यह व्यावसायिक ईमेल सर्वर के परिचालन को प्रभावित कर सकता है और इसका उपयोग अनपैच्ड ऑन प्रीमाइसेस एक्सचेंज सर्वर के प्रारंभिक निपटान के माध्यम से किया जा रहा है। रैंसमवेयर एक तरीके का मैलवेयर होता है जो कि आपसे डिमांड करता है आपकी गोपनीय जानकारी को वो इंटरनेट पर डाल देगा, अन्यथा की स्थिति में आप उससे पर्टिकुलर इतनी राशि वहां पर उसे भेजें। तो इस तरह के यहां पर डिमांड क्रिएट की जाती है और वहां पर रैंसम यहां पर अर्थात एक पैसे की मांग की जाती है आपकी गोपनीय जानकारी को लीक ना करने के लिए। इसके बाद है अटल इनोवेशन मिशन, नवाचार, बाजार परखता और उद्यमिता पर शोध कार्यक्रम, जिसे एम प्राइम नाम दिया गया है। ये क्या है? नीति आयोग और बिल एवं मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के सहयोग के द्वारा यह प्रारंभ की गई एक नई पहल है जिसमें भारत में विज्ञान आधारित गहन प्रौद्योगिकी स्टार्टअप और उद्यमों को प्रोत्साहित व सहायता प्रदान की जाएगी। साथ ही इसका जो क्रियान्वयन है वेंचर सेंटर फॉर एम के द्वारा यहां पर किया जाएगा, जिसके अंतर्गत कुछ प्रमुख पहलें हैं। भारत सरकार के द्वारा अटल इनोवेशन मिशन को बढ़ावा देने के लिए और इसके माध्यम से जो लक्ष्य प्राप्त करने हैं उसको हासिल करने के लिए कई सारे तरीके की पहल की गई, कई सारे सेंटर बनाए गए, जैसे कि अटल टिंकरिंग लैब, अटल इंक्यूबेशन सेंटर, अटल न्यू इंडिया चैलेंज, अटल समुदाय नवाचार केंद्र, अराइज और मेंटर इंडिया जैसे कार्यक्रम भी यहां पर भारत सरकार द्वारा लॉन्च किए गए हैं। नेक्स्ट है रेस्पॉन्ड कार्यक्रम। क्या है रेस्पॉन्ड कार्यक्रम? तो ये देखिए इसरो के द्वारा 1 से 3 वर्षों की परिवर्तित अवधि के साथ
अपने आईआईटी दिल्ली, ठीक है, यहां पर आईआईटी दिल्ली के द्वारा प्रस्तुत 8 संयुक्त अनुसंधान परियोजनाओं को सहायता इसमें प्रदान किया जाएगा। 1970 के दशक में यहां पर इसरो के द्वारा इस योजना को प्रारंभ किया गया था, जिसका उद्देश्य था शिक्षाविदों को अंतरिक्ष गतिविधियों में भाग लेने व योगदान देने के लिए प्रोत्साहित करना, साथ ही विश्वविद्यालयों और शिक्षण संस्थाओं को अंतरिक्ष कार्यक्रम के प्रासंगिक क्षेत्रों में परियोजनाओं को प्रारंभ करने के लिए अनुमति देना। इस तरीके से रिस्पॉन्ड जो कार्यक्रम है, जो आईआईटी संस्थान या बड़े आपके विश्वविद्यालय हैं, उनको अंतरिक्ष क्षेत्र में आपको जोड़ने के लिए इस कार्यक्रम को यहाँ पे बढ़ावा दिया गया है, जिसके तहत यदि वो ऐसा कोई कार्य करते हैं जो अंतरिक्ष के क्षेत्र में सहयोग करने, बढ़ावा देने, व्यापार करने के लिए उपयोगी है या फिर किसी प्रकार भारतीय दृष्टिकोण से लाभकारी है, तो ऐसे कार्यक्रमों को यहाँ पर इसरो के द्वारा सहायता, वित्तीय सहायता भी दी जाती है और वहां पर उससे संबंधित तकनीकी और अन्य सहायता भी आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। नेक्स्ट, भारत की अंतरिक्ष में मानव नीति 2021, ठीक है, भारत के द्वारा, इसरो के द्वारा मानव युक्त आपको यहाँ पर अंतरिक्ष यान या कह सकते मानव मिशन यहाँ पे करना है। तो इसको लेकर भारत सरकार की नीति क्या हुई, आइए देखते हैं। अंतरिक्ष विभाग के द्वारा सार्वजनिक प्रारूप यहाँ पर जारी किया गया है, जिसमें अल्पावधि में मानव अंतरिक्ष उड़ान का प्रदर्शन करना है, साथ ही दीर्घावधि अस्थायी अन्वेषण की नींव रखना है, जो कि यहाँ पर आपको पृथ्वी की कक्षाओं में उपस्थित सक्षम बनाएगा, ठीक है, निम्न भू कक्षाओं में यहाँ पर आपको लेकर जाना है। अब इसके तहत देखिए दो तीन टारगेट रखे गए हैं। पहला टारगेट है दिसंबर 2021 में प्रथम मानव रहित मिशन, ठीक है, कब रखा गया है, पहला मानव रहित एक विमान आपको मिशन जो है वो दिसंबर 2021 में किया जाएगा। दूसरा मानव रहित उड़ान जो है 2022 या 23 में किया जाएगा और उसके पश्चात मानव युक्त, जिसे हम गगनयान मिशन का नाम देते हैं, वो आपको परीक्षण फाइनली आपको किया जाएगा। गगनयान 5 से 7 दिन की अवधि के लिए लो अर्थ ऑर्बिट में लेकर जाया जाएगा, जिसमें 300-400 किलोमीटर की ऊंचाई पर, और इसमें 3 मानव को वहां पर लेकर जाएंगे। तो गगनयान जो मिशन है वो आपको 7 दिन का कार्यक्रम है, 3 मानव 3 भारतीय यहां पर जाएंगे, लो अर्थ ऑर्बिट में इन्हें लेकर जाएगा, जो कि 300-400 किलोमीटर की ऊंचाई पर रहेंगे और वहां पर आपको एक आपका पहला परीक्षण इस तरीके का किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहां पर भूस्थानिक डेटा। तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा उदार नियम निर्देशित किया गया है भूस्थानिक डेटा को लेकर, जो कि 2 तरीके का, मूलतः भूस्थानिक जो डेटा होता है वो 2 तरीके का होता है। एक होता है जिसे हम कहते हैं वेक्टर डेटा। वेक्टर डेटा का क्या मतलब होता है, वेक्टर डेटा होता है जो भौगोलिक विशेषताओं, अवस्थिति, आकार, रेखाओं, भुजाओं के द्वारा शहरों, सड़कों और जलमार्गों का निरूपण करता है, उसे हम कहते हैं वेक्टर डेटा। दूसरा जो डेटा होता है उसे कहा जाता है रेस्टर डेटा। क्या कहा जाता है, रेस्टर डेटा। इसमें क्या होता है, यह डिजिटल इमेज, मैप, फोटोग्राफ के माध्यम से डेटा प्रदर्शित करता है भूस्थानिक, जो कि जैसे कि आपकी सड़क की अवस्थिति कहाँ है, भूकंपी क्षेत्र हो गए, बच्चों में कुपोषण, गतिशील वाहन, पैदल यात्री, संक्रमण रोग प्रसार इत्यादि से संबंधित जानकारियों को यहाँ पर इसके माध्यम से आपको भूस्थानिक डेटा के माध्यम से कलेक्ट किया जाता है। महत्व क्या है या उपयोग कहाँ कहाँ हम कर सकते हैं, तो मानचित्र का बढ़ता दायरा। क्यों यहाँ पर हम इस तरह के डेटा को बढ़ावा दे रहे हैं, क्योंकि आपके मानचित्रों संबंधित डेटा की डिमांड बहुत ज्यादा होने लगी है हर एक क्षेत्र को लेकर। जैसे कि अगर आप देखें, आने जाने के लिए लोग आप गूगल मैप का सहारा लेते हैं, कौन सी सड़कें कहाँ जा रही हैं, कहाँ पहुंचना है, कहाँ पर आप आसानी से पहुंच सकते हैं, कहाँ ट्रैफिक लेते हैं, यहाँ पर इन सारी चीजों के लिए आपको इस तरह का डेटा आपको जरूर होना चाहिए कि कौन सी चीजें कहाँ पर उपस्थित हैं। तो भूस्थानिक डेटा, मानचित्र का बढ़ता दायरा, रियल टाइम सूचना की मांग, डिजिटल क्रांति, उद्योगों की ओर स्वीकार्यता, स्टार्टअप में अत्यधिक वृद्धि, जीपीएस व जीएसआई इत्यादि का यहाँ पर मांग। भारत सरकार के द्वारा उदारीकृत नीति की इसके लिए घोषणा की गई है। इस क्षेत्र को नियंत्रण मुक्त कर दिया जाएगा और मंजूरी हासिल करने जैसे पहलुओं को दूर किया जाएगा। साथ ही भारतीय संस्थानों के लिए यहाँ पर पूरी तरह से इसे नियंत्रण मुक्त किया जाएगा। भूस्थानीय डेटा के अधिग्रहण व उत्पादन को नियंत्रित करने के नियमों को भी ये उदार बनाया जा रहा है। इस तरीके से भारतीय उद्योगों को भी इसमें तहत जोड़ा जाएगा और इसके लिए नियमों को उदार बनाना इसके तहत पहली कड़ी के तौर पर हम देखते हैं। इसके बाद है नासा का परसेवरेंस रोवर मिशन। परसेवरेंस रोवर मिशन के बारे में आप लोगों ने सुना है। क्यों चर्चा का विषय था, क्योंकि यहां पर अगर हम देखें, ठीक है, यहां पर अगर हम देखें इसमें, तो मंगल ग्रह पे सफलतापूर्वक लैंडिंग ये कर चुका है, जिसे जुलाई 2020 में प्रक्षेपित किया गया था। इस मिशन का जो प्रारूप है कि प्राचीन जीवन के संकेतों की यहाँ पे तलाश करना है। कहाँ पे, मंगल ग्रह पर, ठीक है। साथ ही वहां की चट्टानों के
टुकड़ों को एकत्रित करना है चट्टान के साथ साथ वहां पे जो मृदा है आपकी, उस मृदा के टुकड़ों को भी इसमें आपको एकत्र करना है। इसके अलावा ये 2 वर्षीय अन्वेषण कार्यक्रम है और जेजेरो क्रेटर से ये प्रारंभ होगा, जो मंगल ग्रह के पूर्ववर्ती जलवायु का अन्वेषण भी करेगा। इस मिशन में यहां पर जो उपकरण भेजे गए हैं, इसमें एक आपका एक छोटा हेलीकॉप्टर है, उन्नत एस्ट्रोबायोलॉजी प्रयोगशाला है और नमूनों के साथ इसे पृथ्वी पर वापस भी आपको आना है। तो इस तरीके का यहां पर ये परीक्षण, इसमें नासा का परसेवरेंस रोवर मिशन ये आपका चर्चा का विषय रहा। इसके बाद है PSLV C51। ये क्या है? इसरो के प्रक्षेपण यान के द्वारा ब्राजील के अमेजोनिया और 18 अन्य उपग्रहों को कक्षा में स्थापित किया गया। इन 18 उपग्रहों में 4 आपके भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन व अंतरिक्ष केंद्र का है, साथ ही 14 उपग्रह जो थे न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के हैं। जो PSLV है, PSLV आप जानते हैं क्या है? भारत की तीसरी पीढ़ी का एक प्रक्षेपण यान है जो 4 चरणों वाला है, जिसमें क्रमिक रूप से ठोस और तरल ईंधन का प्रयोग किया जाता है। ये 700 किलोग्राम के वजन को यहाँ पर इसका पेलोड है और उपग्रहों को प्रक्षेपित कर सकता है। साथ ही 600 से 900 किलोमीटर की ऊंचाई पर यह सूर्य तुल्यकाली और वृत्तीय कक्षा में इन्हें स्थापित कर सकता है। तो ये तो हो गया आपको PSLV। इसके बाद है अंतरिक्ष मलबा को लेकर आपको एक लगातार प्रश्न होता है कि अंतरिक्ष मलबा क्या होता है। अंतरिक्ष मलबा को लेकर हाल फिलहाल में वैश्विक स्तर पर एक चिंतनीय विषय बना है और इसको लेकर एक हाल फिलहाल में एक अच्छी डेवलपमेंट आपको देखने को मिली है। क्या है? चीन ने अप्रैल 2021 में रोबोट प्रोटोटाइप के बड़े आकार की जाल की सहायता से अंतरिक्ष यान के मलबे साफ कर सकता है। ठीक है, इसको नाम दिया गया है NEO-1 नामक रोबोट है, जो मलबे को न सिर्फ एकत्रित करेगा बल्कि अपनी विद्युत प्रणोदक प्रणाली की सहायता से उसका दहन भी करेगा। और अगर ऐसा ये करता है और सफल रहता है तो खगोलीय पिंडों के पर्यवेक्षण और शुद्ध ग्रहों पर खनन कार्य करने में भी इसे हम आगे प्रयोग कर सकते हैं। तो जो अंतरिक्ष मलबा है जो कि आपको डेवलप होता है किसी भी उपग्रह का, जब आप प्रक्षेपण करते हैं तो वहां पर प्रक्षेपित जो उपग्रह निकलता है उसके आवरण इत्यादि रॉकेट सब चीज क्या होते हैं, वो आपको अंतरिक्ष में ही रहते हैं। और ऐसे मलबों को आपको जिसका कोई यूज नहीं होता है, अगर वो किसी चीज से टकरा जाए, किसी उपग्रह से टकरा जाए तो नुकसान आपको अलग कर सकता है। साथ ही आपको और भी ज्यादा वहां पर टकराने से जो भी आपको कचरा और उत्पन्न होगा उससे और भी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। ऐसी स्थिति में यहाँ पर इस तरीके का जो आपका रोबोट प्रोटोटाइप है, अगर ये ऐसे कचरों को कलेक्ट करेगा, उसे दहन करेगा तो कचरे की समस्या समाप्त होगी और इस तरह की समस्याएं आपको किसी के सैटेलाइट्स में टकराने की स्थितियां भी खत्म हो जाएंगी। अगला है नेत्रा। नेत्रा क्या है? तो भारत के द्वारा इसरो की यह एक अग्रिम चेतावनी प्रणाली है जो भारतीय उपग्रहों के प्रति अंतरिक्ष के विपथन जो विद्यमान आपके मलबे हैं उनसे और अन्य खतरों का पता लगाएगी। कि यहाँ पर जो नेत्रा है वो भारत के जो आपके ऑलरेडी उपग्रह आपको विद्यमान है, तो वहां पे पता लगे क्या भारतीय किसी उपग्रह को किसी मलबे से टकराने की स्थिति तो नहीं है या वहां पे अन्य कोई समस्या तो उनके साथ नहीं होने को है। तो इसके लिए उन्होंने लॉन्च किया है नेत्रा। इसके बाद पिंक मून की परिघटना आई थी साल के शुरुआत में। आपको पिंक मून क्या है? तो यूएसए में स्थापित नामकरण अभिसमय ने वर्ष 2021 के पहले सुपर मून का नाम दिया पिंक मून। ठीक है, तो भारत 2021 का पहला सुपर मून जो था उसको क्या नाम दिया गया है? पिंक मून नाम दिया गया है। यह नाम शाक नामक मॉस पिंक के नाम पर रखा गया है। शॉक यानी कि हर्ब, एक तरह के हर्ब होता है मॉस। मॉस के नाम पे यहाँ पे मॉस का नाम क्या है? पिंक, और उस पिंक को आपको नाम दे दिया गया पिंक मून, यानी कि जो है मूलतः सुपर मून। 1979 में सर्वप्रथम रिचर्ड नोले के द्वारा यहाँ पर सुपर मून की संज्ञा दी गई थी। सुपर मून की परिघटना तब होती है जब चंद्रमा अपनी दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में पृथ्वी के सबसे निकट जब आपका होता है, उसे ही बोला जाता है सुपर मून की डल। चलिए नेक्स्ट यहां पर है द यूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न क्या है? मिल्की वे के गैलेक्सी ने सौर मंडल के निकटतम अब तक के सबसे छोटा ब्लैक होल। ठीक है, आपकी जो मिल्की वे गैलेक्सी है, उस आकाशगंगा है, उस आकाशगंगा के जो सबसे निकट आपका ब्लैक होल है उसकी अभी हाल में खोज की गई, जिसका नाम है द यूनिकॉर्न। अब समझिएगा, इनका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान की तुलना में 3 गुना है। इसे द्रव्यमान अंतराल की श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। इसके प्रबल गुरुत्वाकर्षण ने ज्वारीय विरूपण परिघटना के तहत अस्थायी तारे का आकार परिवर्तित करके गोली से दीर्घित कर दिया है
और जिससे कक्षीय मार्ग में गति के दौरान तारे के प्रकाश में परिवर्तित होगा। इस तरीके से देखा जाए तो यहां पर ध्यान रखिएगा, द यूनिकॉर्न जो है गैलेक्सी आकाशगंगा का सबसे निकटतम आपका और छोटा आपका ब्लैक होल है। नेक्स्ट बात करते हैं स्पेस हरिकेन। तो अभी तक हम हरिकेन का जब नाम सुनते हैं तो आपको एक चक्रवात की स्थिति है, चक्रवाती स्थिति है जिसके नाम आपको अलग अलग हैं। आपको आता है जैसे यूरोपीय अमेरिकन क्षेत्रों में हरिकेन आपको, लेकिन स्पेस हरिकेन इस तरीके का पहला वर्ड है। और ये परिघटना कहाँ हुई है तो यहाँ पे समझिएगा, उत्तरी ध्रुव पर प्रथम बार पहचान की गई है स्पेस हरिकेन की, जो कि नीचे नहीं हुई है, ऊपर हुई है। कितनी ऊंचाई पर? 110 से 860 किलोमीटर की ऊंचाई पर यह संपन्न हुआ। प्लाज्मा से युक्त कई सर्पिल भुजाओं के साथ एक वामावर्त दिशा में घूर्णन करता हुआ हरिकेन देखा गया। हरिकेन का जो केंद्र वो स्थित था, जैसे कि आपके पृथ्वी पर आने वाले हरिकेन का स्थिर रहता है। स्पेन हरिकेन का जो निर्माण है सौर पवन ऊर्जा तथा आवेशित कणों के पृथ्वी के ऊपरी वातावरण के असामान्य रूप से बृहद पैमाने पर और त्वरित हस्तांतरण के द्वारा यहां पर हुआ है। अब इस तरीके का अगर स्पेस में भी हरिकेन आने शुरू हो गए, ठीक है, तो इसका महत्व क्या है, किस तरीके की स्थितियां आपको देख सकते हैं अगर इस तरह के स्पेस हरिकेन आएगा। तो पहली चीज, यह उपग्रह और उच्च आवृत्ति वाले रेडियो संचार में विकृति उत्पन्न कर सकता है। क्षितिज से परे अवस्थित रडार उपग्रह नेविगेशन तथा संचार प्रणालियों में आपको त्रुटियां उत्पन्न कर सकता है। मौसमी प्रभावों को समझने में लेकिन सहायता भी कर सकता है। और प्लाज्मा गर्म आयनित गैस पदार्थ इत्यादि की एक चतुर्थ अवस्था, क्योंकि प्लाज्मा आधारित आपका देखा जाए तो आपका हरिकेन था। और प्लाज्मा क्या होती है, यह पदार्थ की चतुर्थ अवस्था होती है जो कि गर्म आयनित गैस के रूप में होती है। चलिए, स्पेस हरिकेन के बाद अगला देखते हैं कोरोनल मास इंजेक्शन। ये क्या है? आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान ने निचले कोरोना में कोरोनल मास इंजेक्शन का पता लगाने के लिए LMES आइडेंटिफिकेशन इन सोलर कोरोना नामक एल्गोरिदम विकसित किया है। इस तकनीक का उपयोग भारत के प्रथम सौर मिशन, ठीक है, भारत का प्रथम सौर मिशन का नाम क्या है? आदित्य L1, ठीक है, आदित्य L1 में किया जाएगा। LME चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं से युक्त सौर प्लाज्मा का विशाल मेघ है जो सौर ज्वालाओं और फिलामेंट के विस्फोटों के दौरान सूर्य से दूर हो जाता है। और CME में कण विकिरण तथा शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र होते हैं जो अंतरिक्ष में मौसमी व्यवधान उत्पन्न करते हैं, उपग्रहों को क्षति पहुंचाते हैं, विद्युत आपूर्ति में बाधा उत्पन्न करते हैं। कंप्यूटर एडेड CME ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर के द्वारा यहां पर इसका हम पता लगा सकते हैं। तो बेसिकली कोरोनल मास इंजेक्शन जो है वो कहां पर है? सूर्य में इफेक्ट होने को स्थितियों को यहां पे पता लगाना है। और भारत का जो पहला आदित्य L1 जो आपका मिशन है उसमें हम इसका प्रयोग करने जा रहे हैं। इसके बाद है आर्कटिका M। ये क्या है? यह आर्कटिका क्षेत्र में जलवायु और पर्यावरण की निगरानी के लिए रूस का प्रथम आर्कटिक निगरानी उपग्रह है, ठीक है। तो रूस का है, प्रथम है और आर्कटिक निगरानी उपग्रह है। विशाल तेल और गैस के भंडार जैसे यहाँ पे आर्कटिका क्षेत्र में बना होने की संभावना भी बताई जा रही है और इसके कारण रूस, अमेरिका, यूरोपीय देश यहाँ पर इसको लेकर द्वंद्वात्मक स्थितियों में भी हैं। नेक्स्ट है मार्शियन ब्लूबेरीज। ये क्या है? तो मूलतः जो मार्शियन ब्लूबेरीज हैं ये मंगल की सतह पर पाए जाने वाले छोटे छोटे पत्थरों को, जो कि हेमेटाइट्स के होते हैं, उनको बोला जाता है। लेकिन ऐसी ही परिघटना भी हाल ही में गुजरात में देखी गई, ठीक है। तो यहां पर हाल में गुजरात के झुराना संरचना में हुए शोध से प्राप्त हुआ पता चला है कि इस क्षेत्र में जो हेमेटाइट संगठन हैं वो मंगल ग्रह पर विद्यमान हेमेटाइट के समान है। झुरान जो संरचना है ये आयरन स्टेन पट्टी की प्रथम उत्पत्ति और चूनेदार बलुआ पत्थर के अंतिम उद्भव के चिन्हित हैं। मूलतः ये जो पाया जाने वाला क्षेत्र है वो कक्ष मुख्य भूमि और बन्नी द्रोणिका में स्थित है, ठीक है। झुराना जो आपका स्थल है, संरचना है, कहां स्थित है? कक्ष की मुख्य भूमि और बन्नी द्रोणिका के मध्य। नेक्स्ट है साउंडिंग रॉकेट। साउंडिंग रॉकेट क्या होते हैं? एक या दो चरण वाला ठोस प्रणोदक रॉकेट जिसका उपयोग ऊपरी वायुमंडल क्षेत्रों की जांच करने और अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए रोहिणी श्रृंखला के तहत विकसित किया जा रहा है। इसके तहत RS-200, RS-300 और RS-560 का निर्माण किया जाएगा, जो कि
वायुमंडल के व्यवहारिक परिवर्तन व प्लाज्मा इत्यादि का यहाँ पे पता लगाएगा। तो भारत सरकार तो यहाँ पर एक नई श्रृंखला है रॉकेट प्रक्षेपण की, ठीक है, जो साउंडिंग रॉकेट प्रक्षेपण के लिए बनाया जा रहा है, जिसका नाम है रोहिणी श्रृंखला। नेक्स्ट है मिथाइलोबैक्टीरिया। मिथाइलोबैक्टीरिया क्या होते हैं? अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में इस कुल के जीवाणुविक उद्भेदों का यहाँ पे पता लगा है। तो आपका जो अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन है, जो कि ISS है, जो कि आपका अंतरिक्ष में है, उस अंतरिक्ष स्टेशन में यहाँ पर ये आपको मिथाइलोबैक्टीरिया पाए गए हैं, ठीक है। इतनी ऊंचाई पर, इतने ठंड क्षेत्र में इस तरह के बैक्टीरिया जीवन आपको यहाँ पर पहली बार पाया गया है। और ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण, फास्फेट का विलय, पोटेशियम को अवशोषण करने में सक्षम है। इस खोज से चंद्रमा के और मंगल ग्रह पर अंतरिक्ष यात्रियों और पर्यटकों की दीर्घकालिक खाद्य आवश्यकताओं की पूर्ति करना संभव हो सकता है, यदि यहाँ पे ये पता लगा जा सके और उनकी स्थितियों को पता लगा जा सके कि ये जो जीवाणु किस तरीके से कार्य करते हैं। नेक्स्ट है दुर्लभ रोग उपचार की राष्ट्रीय नीति 2021। ये क्या है? दुर्लभ रोग की पहचान का आधार ग्रसित लोगों की कुल संख्या है, इसकी व्यापकता, उपचार के विकल्पों की उपलब्धता यहां पर सुनिश्चित करना है। WHO के द्वारा जीवन पर्यंत व्याप्त रहने वाले रोग का विकार की स्थिति के अनुरूप इन्हें यहां पे परिमार्जित करना है। दुर्लभ रोग जो हैं वो थैलीसीमिया, सिकल सेल एनीमिया, मस्कुलर एस्ट्रोफी, गति विभ्रम इत्यादि यहां पर हैं। इस तरह के दुर्लभ रोगों की इन्हें संज्ञा दी गई है। इन दुर्लभ रोगों को दूर करने के क्या क्या प्रावधान हैं? तो यहां पर देखिए WHO के द्वारा इसमें इन राज्यों को, भारत सरकार के द्वारा राज्यों को दुर्लभ रोगों से लड़ने के लिए सहायता दी जाएगी। साथ ही यहाँ पर व्यापकता तथा प्रसार को कम करना, किफायती स्थापत्य देखभाल, स्वास्थ्य देखभाल, स्वदेशी R&D, स्थानीय स्तर पर औषधियों का उत्पादन करना इसमें सम्मिलित है। साथ ही यहाँ पे दुर्लभ रोगों को 3 श्रेणियों में डिवाइड किया गया है। पहला, एक बार उपचार के पश्चात नियंत्रित हो जाने वाले। दूसरा, दीर्घकालिक या आजीवन उपचार की आवश्यकता वाले। और तीसरा, ऐसे निश्चित उपचार उपलब्ध हैं यद्यपि रोगियों का चयन व अत्यधिक लागत के कारण यहाँ पर आपको ये काफी समय इसमें लग जाता है। इसके लिए यहाँ पर उपचार को भारत सरकार द्वारा इन सभी रोगों के और इन श्रेणियों के अनुरूप उपचार की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए 3 यहाँ पर आपको नीतियां यहाँ पर डेवलप की गई हैं। पहला, 20 लाख की सहायता जो पहले वर्ग के श्रेणी में है, जो कि उपचार के पश्चात ठीक हो सकते हैं, नियंत्रित हो सकते हैं, उनको यहाँ पर 20 लाख की सरकारी सहायता और सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के द्वारा यहाँ पे उपचार दिया जाएगा। दूसरे वर्ग के लोगों को विशेष आहार, हार्मोनल सप्लीमेंट, कम लागत वाली यहाँ पर आपको हस्तक्षेप के द्वारा सहायता दी जाएगी। जबकि तीसरे वर्ग को स्वैच्छिक क्राउड फंडिंग की सहायता से यहाँ पर वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति की जाएगी। चलिए अगला बात आता है यहाँ पे मलेरिया उन्मूलन को लेकर। तो मलेरिया उन्मूलन क्या है? WHO ने 25 अप्रैल 2020 को यहाँ पर WHO ने 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस पर रीचिंग जीरो फोरम का यहाँ पर आयोजन किया, जिसमें WHO का लक्ष्य है 2025 तक के तहत 25 देशों में को 5 वर्ष में मलेरिया का उन्मूलन करना। साथ ही यहाँ पर इसके लिए विशेष सहायता और मार्गदर्शन दिया जाएगा। मलेरिया उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय रणनीतिक योजना 2017 से 2022 भारत सरकार के द्वारा बनाई गई है। इस योजना के तहत मलेरिया प्रभावित जिलों के में मानकों की पहचान करना, उपचार सेवाओं की व्यवस्था करना, साथ ही निगरानी प्रणाली को विकसित करना, उन्हें सुदृढ़ बनाना, वेक्टर नियंत्रण हेतु उपयुक्त हस्तक्षेप करना, ये सारा काम यहाँ पर भारत सरकार के द्वारा अपनी योजना के तहत यहाँ पर विकसित किया गया। हाल ही में अल सल्वाडोर, जो कि मध्य अमेरिकी देश है, मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया गया और विश्व में ऐसे मलेरिया मुक्त देश अब तक 38 हो चुके हैं। ठीक है, तो हाल ही में जो न्यूनतम है वो अल सल्वाडोर है, नाम ध्यान रखिएगा। अल सल्वाडोर जो है मध्य अमेरिकी देश है यहाँ पे आपका, और इसे यहाँ पे मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया गया है। विश्व में टोटल अब 38 देश हैं जहां पे मलेरिया नहीं है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, इम्यूनाइजेशन एजेंडा 2030। ये क्या है? WHO, यूनिसेफ और ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन के द्वारा विश्व टीकाकरण सप्ताह के अवसर पर 2021 से 2030 के दशक के लिए
टीकों और टीकाकरण के लिए एक वैश्विक दृष्टि रणनीति निर्धारित करता है, जिसका लक्ष्य है कि 50 मिलियन लोगों को वैक्सीन से रोकथाम हेतु संक्रामक रोगों से बचाना। ठीक है, कितने? 50 मिलियन लोगों को। साथ ही बाल्यकाल और किशोरावस्था के टीकों का 90% कवरेज हासिल करना, शून्य खुराक वाले बच्चों की संख्या में यहां पे 50% की कमी लाना, नए व कम उपयोग किए गए टीकों के लिए 500 टीकों के राष्ट्रीय लक्ष्य को पूरा करना, और ये टीके कोविड-19, रोटा वायरस, ह्यूमन पैपिलोवायरस इत्यादि से संबंधित यहां पर आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो यहां पर देखिए, इम्यून सिस्टम को बेहतर करने के लिए टीकाकरण को तीव्र गति से आगे बढ़ाना, विभिन्न प्रकार के टीकों को लोगों तक पहुंचाना, जो टीका नहीं ले रहे हैं उनकी संख्या में कमी लेकर आना, जो ऑलरेडी ले रहे हैं जैसे किशोरावस्था बाल्यकाल में से 90% तक कवरेज करना, और इस तरीके से आपको एक तरीके से वैश्विक स्तर पर कवरेज हासिल करना, जो कि यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा लोगों का इम्यून सिस्टम को बेहतर बनाए जाने को लेकर है। इसके बाद है सघन मिशन इंद्रधनुष। ये क्या है? सघन मिशन इंद्रधनुष यहाँ पे 3.0 लेकर आया गया है। 3.0 में क्या विशेष है ये देखते हैं। तो 2014 से इसे प्रारंभ किया गया था, और यहाँ पर देखा जाए जो प्रमुख लक्ष्य हैं इसके तहत 3.0 में ऐसे बच्चों व गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण होगा जो कोविड-19 के कारण वंचित रह गए हैं। नियमित स्तर पर राज्य, जिला और केंद्रीय स्तर पर गहन निगरानी की जाएगी। राष्ट्रीय स्तर पर यहाँ पर मंत्रिमंडल सचिव के द्वारा समीक्षा इसकी की जाएगी, और सक्रिय प्रशासन और समयबद्ध कार्यान्वयन पोर्टल के द्वारा यहाँ पर इसको अपडेट किया जाएगा। ये है आपका सघन मिशन इंद्रधनुष, जिसमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि 3.0 के अंतर्गत कि यहाँ पर गर्भवती महिलाओं और बच्चों को यहाँ पर इसके तहत कोविड-19 का टीका लगाया जाएगा। नेक्स्ट है एकीकृत स्वास्थ्य सूचना केंद्र। ये क्या है? तो यहां पर IHPI स्वास्थ्य एवं कल्याण मंत्रालय के द्वारा शुभारंभ एक वेब है, जो कि यहां पर नियर रियल टाइम इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रणाली है, जिसके माध्यम से रोग प्रकोप और संबंधित संसाधनों का परीक्षण, भूस्थानिक सूचना, परिचालनीय परिदृश्य उपलब्ध कराना। भारत उन्नत डिजिटल निगरानी प्रणाली अपनाने वाला इस तरह का विश्व का ऐसा पहला देश है जिसने इस तरह की डिजिटल तकनीकी के माध्यम से यहाँ पर आपको इस तरह की निगरानी, परीक्षण और वहाँ पर आपको कार्यान्वयन चीज़ों को यहाँ पर डेटा का संकलन करेगा। यह राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन के साथ समन्वय करेगा, जो चिकित्सकों, अस्पतालों, नागरिकों को एकीकृत डिजिटल स्वास्थ्य अवसंरचना से जोड़ करके अंतराल को कम करने वाला है। तो यहाँ पर ये परियोजना ध्यान रखेगा, एकीकृत स्वास्थ्य सूचना तंत्र, एक डिजिटल माध्यम से लोगों को एकीकृत करके रोगों का उपचार और अन्य तरीके की व्यवस्थाएं उपलब्ध कराना है। चलिए, एक और है यहाँ पे टेक्रोमा। टेक्रोमा क्या है? टेक्रोमा देखिए, हाल ही में घाना और गैम्बिया अफ्रीकी राष्ट्रों को यहाँ पर टेक्रोमा का इन्होंने उन्मूलन कर दिया है। मूल रूप से टेक्रोमा जो है वो दृष्टिहीनता का प्रमुख संक्रामक रोग है। यह क्लैमाइडिया ट्रैकोमैटिस जीवाणु द्वारा रोग में बार बार संक्रमण के कारण यहां पर फैलता है। संक्रमित व्यक्ति के नेत्र, पलके, नाक और गले के स्राव के संपर्क से प्रसारित होता है। भारत सरकार के द्वारा 2017 में उन्मूलन इसका कर दिया गया है, और वैश्विक टेक्रोमा उन्मूलन का जो लक्ष्य है वो जो 2030 रखा गया है। तो भारत के द्वारा ध्यान रखिएगा, टेक्रोमा का उन्मूलन 2017 में ऑलरेडी किया जा चुका है। अगले कुछ पॉइंट्स देखते हैं। जैसे यहाँ पे एक बीमारी है जिसे बोला गया है एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम। देखिए, काफी सारे रोग जो होते हैं एग्जाम में पूछे जाते हैं। एग्जाम में पूछे जाने का कोई आधार जरूरी नहीं कि हम कहाँ से पढ़ें, मूलतः है आपको हर एक चीज पढ़ी होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे साइंस एंड टेक की एक अच्छी चीज है कि आपकी समझ जो होती है, अगर करंट बेस्ड आपकी अच्छी हो जाए तो आप यहाँ पे काफी सारे प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। जैसे रोगों को लेकर भी काफी सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, रोगों में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रोग कौन सा है, किस कारण से होता है, पर्टिकुलर जीवाणु का नाम क्या है, किस तरह के लक्षण इत्यादि देखते हैं, उपचार अगर कोई है तो वो, और या फिर कोई संस्थान उसको लेकर है। तो इस 4-5 तरीके के जो क्वेश्चन है, अगर रोगों को आप पढ़ रहे हैं तो वहां पर आप इन्हें जरूर पढ़ें। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या है एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम। बिहार में इस वर्ष प्रथम मामला आया है इसका। ठीक है, बिहार में इस वर्ष इसका प्रथम मामला आया है, जिसमें तीव्र ज्वर व न्यूरोलॉजिकल समस्याएं यहाँ पर होती हैं। न्यूरोलॉजिकल समस्याएं होती है। न्यूरोलॉजिकल समस्याओं में क्या होता है, आपको मानसिक भ्रम की स्थिति उत्पन्न होगी, स्थिति भ्रांत की होगी, इस समस्या होगी, आपको उन्माद हो सकता है, और कोमा की समस्या भी आपको इसमें देखने को मिल सकती है। कोई व्यक्ति यहाँ पर अगर इससे ग्रसित है, कौन ग्रसित हो सकता है, तो 15 वर्ष से कम आयु के बच्चे यहाँ पर आपको ग्रसित होते हैं,
और बिहार में इसे स्थानीय तौर पे चमकी बुखार भी कहा जाता है। कौन सा? चमकी बुखार स्थानीय तौर पे इसे हम कहते हैं। यहाँ ज्यादातर ये एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम जो होता है वो फैलता कब है? बाढ़ प्रवण जिलों में ग्रीष्म ऋतु के दौरान इस तरह की बीमारियां आपको अक्सर फैलने को मिलती हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन। ये किसके लिए दी जाती है? तो निमोनिया के लिए, ठीक है। निमोनिया के बचाव के लिए पहला स्वदेशी टीका, नाम ध्यान रखिएगा, भारत का निमोनिया के लिए पहला स्वदेशी टीके का नाम है न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन, जिसे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा इसकी प्रथम आपूर्ति की जाएगी केंद्र को। न्यूमोकोकल संक्रमण में न्यूमोनिया, सिप्टोसीमिया, मेनिंजाइटिस जैसे रोग सम्मिलित होते हैं जो कि न्यूमोकोकल नामक जीवाणु से फैलते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे कीटोप्रोपेन। ये क्या है? एक दर्द निवारक दवा है जिसका बांग्लादेश के द्वारा हाल ही में प्रतिबंधित कर दिया गया, जो कि मवेशियों को उपचार के लिए प्रदान किया जाता था। अब कीटोप्रोपेन जो है वो आपको डेक्लोफेन नामक जो दवाई है उसी का एक प्रतिरूप है, जो कि जानवरों को दी जाती थी, लेकिन उन जानवरों को यहाँ पर मरने के बाद जब गिद्धों के द्वारा उनका सेवन किया जाता था तो बड़ी संख्या में गिद्धों की यहाँ पर मृत्यु हुई थी। इसीलिए यहाँ पर डिक्लोफेन को भी प्रतिबंधित किया गया और हाल ही में यहाँ पर कीटोप्रोपेन को यहाँ पे बांग्लादेश के द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया है। भारत में यहाँ पे जो डाइक्लोफेन आपका प्रतिबंधित किया गया था वो कब किया गया था? 2006 में। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे अर्जुन मुख्य युद्धक टैंक MTB Mk1A, ये क्या है? स्वदेशी रूप से विकसित भारतीय सेना के यहाँ पर आपको युद्धक टैंक है। 1972 में डीआरडीओ के द्वारा इस परियोजना को प्रारंभ किया गया, जिसे बेहतर मारक क्षमता, उच्च गतिशीलता, उच्च सुरक्षा और चालक दल के अनुकूलन के साथ हथियारों का यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म है। इसमें स्थिर लक्ष्यीकरण व कंप्यूटर नियंत्रित अग्नि नियंत्रण प्रणाली इसमें सम्मिलित है और सभी स्थितियों में यह कार्य करने में सक्षम है। तो आधुनिक युद्धक टैंक है जो कि यहाँ पर बनाया गया है, स्वदेशी तौर पे विकसित किया गया है और भारतीय सेना के जवानों के अनुरूप यहाँ पर आपको इसको यहाँ पर बनाया गया है। इसके बाद यहाँ पर देखिए अगला है पाइथन 5। पाइथन 5 क्या है? 5वीं पीढ़ी के एयर टू एयर मिसाइल स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान, जहां पर अवरक्त निर्देशित परास जो न्यूनतम है 20 किलोमीटर, तब प्रथम निर्धारित यहाँ पर आपका विजुअल रेंज है आर्म डर्बी, जिसको 50 किलोमीटर के अधिक परास में यहाँ पर रडार निर्देशित किया गया है। नेक्स्ट है हेलिना और ध्रुव शास्त्र। देखिए हेलिना है वो थल सेना का संस्करण है और ध्रुव शास्त्र है जो वायु सेना का संस्करण है। ये तीसरी पीढ़ी के टैंक विरोधी आपकी मिसाइल हैं, डीआरडीओ के द्वारा यहाँ स्वदेशी तौर पर विकसित किया गया है, सभी मौसम में काम कर सकती हैं और विस्फोटक बख्तरबंद आपको टैंकों को नष्ट कर सकती हैं। अगला है नैनो स्नीकर, जो कि यहाँ पर भारत में सूक्ष्म विद्युत यांत्रिक प्रणाली के उपयोग के लिए विश्व का प्रथम माइक्रो सेंसर आधारित एक्सप्लोसिव ट्रेस डिटेक्टर विकसित किया गया है, जिसे सैन्य, आवासीय, वाणिज्यिक के खतरों को विस्तृत श्रृंखला का पता लगाने के लिए यहाँ पर ये नैनोग्राम के स्तर तक के विस्फोटकों का भी पता लगा सकता है। नेक्स्ट है विज्ञान ज्योति कार्यक्रम, जिसका दूसरे चरण में 100 जिले तक इसे विस्तारित किया गया, जिसका उद्देश्य स्टेम विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, गणित विषयों के सीखने के लिए यहाँ पे कक्षा 9 से 12 के बच्चों को प्रोत्साहित किया जाएगा और इन्हें इस क्षेत्र में करियर निर्माण के लिए प्रोत्साहित भी करना है। 2019 में इसे प्रारंभ किया गया और कार्यक्रम के अंतर्गत छात्रों को छात्रवृत्ति, विज्ञान संस्थानों का निरीक्षण, विज्ञान शिविरों का आयोजन, महिला वैज्ञानिकों के व्याख्यान, करियर संबंधी परामर्श इत्यादि यहां पर दिया जाएगा। ये जो कार्यक्रम है ये 50 जवाहर नवोदय विद्यालयों में ऑलरेडी संचालित है। अगला है टेक्नोग्राही। टेक्नोग्राही कहते हैं हम आवास शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा टेक्नोग्राहियों का एक नामांकन मॉड्यूल यहाँ पे तैयार किया गया है। टेक्नोग्राही के अंतर्गत आईआईटी, एनआईटी, इंजीनियरिंग, प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर कॉलेज के छात्रों को सम्मिलित किया गया है। इन्हें 6 लाइट हाउस प्रोजेक्ट के साइट्स पर यहाँ पर लाइव प्रयोगशालाओं से इनको जोड़ा जाएगा, जो भू जलवायु परिसंकट समय परिस्थितियों में एक सक्षम आदर्श आवासीय परियोजनाएं हैं उनके लिए तैयार किया जाएगा। नेक्स्ट है कपिला। कपिला क्या है? बौद्धिक संपदा साक्षरता जागरूकता अभियान के लिए कलाम कार्यक्रम का सूक्ष्म फॉर्म है कपिला। इसे शिक्षा मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ किया गया, जिसका उद्देश्य उच्च शिक्षा संस्थानों में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जागरूकता अभियान का सृजन करना, शिक्षक व छात्रों के द्वारा नवसृजित नवाचारों के आईपीआर संरक्षण करना, आईपीआर पर प्रशिक्षण तथा व्यावसायिक आईपी फाइल
करने की यहाँ पे प्रणाली को इसमें सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी पुरस्कार 2020। यहां पर ये जो पुरस्कार है वो 3 श्रेणियों में दिया जाता है। स्वदेशी प्रौद्योगिकी के सफल व्यवसायीकरण के लिए एमएसएमई सेक्टर को और प्रौद्योगिकी स्टार्टअप्स को यहां पर ये प्रदान किए जाते हैं। नेक्स्ट है कैडमियम होप्ड सिल्वर एंटीमनी टेलुराइड, जो कि नई सीसा रहित सामग्री है जो अवशिष्ट ऊर्जा का कुशलतापूर्वक विद्युत में परिवर्तन करके छोटे उपकरणों को ऑटोमोबाइल के संचालन के लिए विद्युत शक्ति यहां पर प्रदान करता है। यह ताप विद्युत ऊर्जा रूपांतरण पर आधारित है। जवाहरलाल नेहरू उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान बेंगलुरु के द्वारा इसे विकसित किया गया है। नेक्स्ट है यहाँ पे कृषि में नैनो प्रौद्योगिकी का भारत में यहाँ पे प्रयोग करने को यहाँ पे शुभारंभ किया गया है। इसके लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। क्या क्या है दिशा निर्देश में? तो इसमें कहा गया है कि भारत में नैनो के आधारित आपको कृषि इनपुट्स और खाद्य उत्पादों का मूल्यांकन, नैनो पदार्थों के नैनो कंपोजिट सेंसरों पर लागू करना, फसलों और खाद्य पदार्थों के प्रत्यक्ष संपर्क और डेटा अधिग्रहण की आवश्यकता को सुनिश्चित करना। प्राकृतिक नैनो पदार्थ को यहां पर इसमें ये लागू नहीं किया जाएगा, ठीक है। जो प्राकृतिक नैनो पदार्थ हैं उन पर इसे लागू नहीं करना है। इसके माध्यम से यहां पर कृषि और मानव उपभोग हेतु उत्पादों के विकास में शोधकर्ताओं की मदद करना, भारतीय अनुसंधानकर्ताओं उद्योगों को प्रोत्साहन देना, गुणवत्ता एवं सुरक्षा आकलन को यहां पर निर्धारित करना। अगर हम यहाँ पे कृषि क्षेत्र में नैनो प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हैं तो इसके अपने लाभ भी हैं। लाभ क्या है कि उत्पादकता में वृद्धि संभव है, मृदा उर्वरता आपकी बढ़ेगी, पोषक तत्वों का अभाव दूर होगा। इस तरह की समस्याएं आपको समाप्त हो सकती हैं नैनो प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट है नैनो मिसिलस। ये क्या है? कैंसर के इलाज में प्रयोग होगा इसका। एक जलरागी बाह्य आवरण, जल विरागी आपका आंतरिक संरचना से युक्त एक ग्लोब जैसी ये संरचना है जो कि औषधि अणुओं को वितरित करने के लिए आदर्श वाहक है, ठीक है। और इसके माध्यम से ये कम विषाक्त होती है, दवा का क्षरण इसमें कम होगा, दवा वितरण के लिए ऊतकों के मध्य से आसानी से पारिगम्य होता है और कम प्रतिकूल दवा के रूप में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो एक ऐसी तकनीक जहां पर आपको इसके माध्यम से बॉडी में इंजेक्ट किया जाएगा और ये बॉडी में आपको दवाओं का वितरित करेगी। तो ये आपको है क्या है, इसे नाम दिया गया नैनो मिलिट्स। नैनो मिलिट्स को आपकी बॉडी में इंजेक्ट करके दवाइयों का बॉडी में इंजेक्ट कराने की एक विधि है। नेक्स्ट है पीएम वाणी। पीएम वाणी क्या है? प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस एक योजना है जिसमें वायरलेस इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराना है। इसमें हितधारक कौन कौन है? इसमें पब्लिक डेटा ऑफिस यानी पीडीओ, नेटवर्क एग्रीगेटर हैं पीडीओ एएस, और साथ ही यहां पर आपको केंद्रीय रजिस्ट्री और ऐप प्रदाता इत्यादि यहां पर मिलकर के काम करने वाले हैं। काम क्या होगा? काम इसमें होगा कि सरकार के द्वारा एक सार्वजनिक तौर पे वाईफाई सेवा प्रारंभ की जा रही है जहां पर पीडीओए आपका जो संगठन है ये निजी कंपनियों से डेटा को खरीदेगा, पीडीओ को प्रोवाइड कराएगा। पीडीओ जो होंगे वो यहाँ पर आपको सार्वजनिक वाईफाई की सुविधा वितरित करेंगे और यहाँ पर इसके लिए जो ग्राहक होगा, उपभोक्ता होगा, सरकार के द्वारा एक ऐप बनाया जाएगा। उस ऐप को आपको डाउनलोड करना है, अपने आप को रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के साथ ही वहां पे जो स्थानीय स्तर पे वाईफाई आपको सेंटर होगा या क्षेत्र होगा वो आपको वहां पर सुविधा प्रदान करेगा। आप फ्री में वाईफाई यूज कर सकते हैं। ये पूरा है पीएम वाणी। अब इसके अंतर्गत देखिए यहां पर ये 1 वर्ष तक यहां पर जो डेटा होगा वो उसका संग्रहण जो होता है पीडीओएस के द्वारा किया जाएगा। डेटा को यहां पर गोपनीय रखा जाएगा, आपका यहां पर साझाकरण नहीं किया जाएगा। साथ ही यहां पर संवेदनशील शोध विषय को सुरक्षित रखा जाएगा। स्ट्रिंग ऑपरेशन स्थानीय इंटरनेट सेवा प्रदाता ब्लॉक तक यहां पर आप यहां पर सारी पीएम वाणी के द्वारा यहां पर एक सार्वजनिक वाईफाई की फ्री सुविधा, लेकिन हाँ यहां पर पेड होगा, आपको इसके लिए पे करना पड़ेगा। और हाँ इसकी जो निस्ता इत्यादि का जो मामला है वो पीडीओ के द्वारा देखा जाएगा। तो पीएम वाणी यहां पर है एक सार्वजनिक वाईफाई सुविधा जो सरकार के द्वारा उपलब्ध कराने की योजना है। नेक्स्ट है डार्क नेट। डार्क नेट क्या होता है? यहां पर देखिए 20 मिलियन बिग बास्केट उपयोगकर्ताओं का रिकॉर्ड जो है वो डार्क नेट पर हाल ही में उपलब्ध था। इसके कारण ये चर्चा का विषय रहा। डार्क नेट या इंटरनेट आधारित एक ऐसा नेटवर्क है जिसे गूगल सर्च इंजन या क्रोम और सफारी जैसे ब्राउजर्स के माध्यम से भी आप यहां पर नहीं पहुंच सकते हैं। इनके लिए गैर मानकीकृत ब्राउजर के द्वारा एक्सेस यहां पर आप नहीं कर सकते हैं। साथ ही इसे डार्क वेब कहते हैं। इसके लिए गैर मानकीकृत संचार प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है। डार्क नेट पर उपलब्ध
कंटेंट जो होते हैं वो इनक्रिप्टेड होते हैं और उन तक पहुंचने के लिए द ओनियन राउटर जैसे विशिष्ट ब्राउजर चाहिए। डीप वेब जो होते हैं अभिगम्य होते हैं और डार्क नेट जो होता है वो इरादतन गुप्त रखे जाते हैं। आम जनता के द्वारा जो प्रयोग किया जाने वाला इंटरनेट है उसे हम कहते हैं सर्फ वेब। ठीक है, डार्क नेट का जो हम प्रयोग करते हैं इसमें, ठीक है, डार्क नेट का जो प्रयोग किया जाता है वो डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान आपको बिना किसी सूचना को दिए आपको गोपनीय सूचनाओं के साझाकरण के लिए, शोधकर्ताओं और अनुसंधानकर्ताओं के द्वारा अपने डेटा को सुरक्षित रखने के लिए आपको डार्क नेट इत्यादि का भी प्रयोग यहां पर किया जाता है। नेक्स्ट है इवेंट बोर्ड मोबाइल ट्रैकिंग ट्रोजन। ये क्या है? भारतीय कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम इसके प्रति चेतावनी यहां पर जारी की गई है, जिसमें कहा गया है यह व्यक्तियों के फोन पर वित्तीय ऐप और वित्तीय डेटा को लक्षित कर गैर कानूनी तरीके से सूचनाओं को ग्रहण करेगा और ट्रोजन स्वयं को यहां पर वैध सॉफ्टवेयर के रूप में प्रस्तुत करने वाला एक मॉलवेयर है। तो यहां पर आपकी वित्तीय जानकारी को चुराने के लिए यहां पर इस ट्रोजन का प्रयोग किया गया है, जिसका नाम है इवेंट बोर्ड, जो आपके मोबाइल पे जितना भी वित्तीय ऐप है जैसे फोन पे इत्यादि हो गए उसके माध्यम से जो भी आप डेटा शेयरिंग करते हैं उसको वहां पर चुराएगा और वहां पे आपके जो कह सकते हैं कि वित्तीय स्थितियों है वहां पर आपके बैंक अकाउंट को भी खाली कर सकते हैं। इसी तरह से ब्लैक रॉक एंड्रॉयड मॉलवेयर था, जो कि गूगल, फेसबुक, जीमेल सहित 370 स्मार्टफोन एप्लीकेशन के पासवर्ड और क्रेडिट की यहाँ पे सूचनाओं को चोरी करने के लिए यहाँ पर उसको देखा गया, उसकी सूचना आपको आई थी। 3D प्रिंटिंग नीति, ये क्या है? यह नीति 3D प्रिंटिंग और योगात्मक विनिर्माण के डिजाइन, विकास, नियोजन, अनुकूल पारतंत्र विकसित करने के लिए यहाँ पर तैयार की गई है। औद्योगिक स्तर और घरेलू कंपनियों की तकनीकी और आर्थिक प्रणालियों को यहाँ पर समस्याओं को इसमें दूर किया जाएगा। 3D जो होती है वो त्रिविमीय वस्तु निर्मित की जाएगी, जो पदार्थ को परत दर परत जोड़ने का कार्य कई विधियों से कर सकती है, जिसमें ऊर्जा निक्षेपण, रेजिन क्यूटिंग और फिलामेंट फ्यूजिंग इत्यादि आपको इसमें सम्मिलित हैं। तो 3D यहाँ पर प्रिंटिंग की नई तकनीक भारत सरकार द्वारा लॉन्च की जा रही है, जिसमें निजी उद्योगों को इसमें प्रोत्साहित किया जाएगा और उन्हें जोड़ा जाएगा और 3D प्रिंटिंग वस्तुओं का यहाँ पर निर्माण किए जाएंगे। एक्सेलरेट विज्ञान योजना विज्ञान एवं इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड के द्वारा प्रारंभ किया गया, जिसका उद्देश्य है उच्च स्तरीय वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देना, वैज्ञानिक मानव संसाधन विकास करना, राष्ट्रीय स्तर पर अनुसंधान क्षमता को बढ़ाना, परामर्श जारी करना, प्रशिक्षण देना, व्यवहारिक और क्रियाशील वर्कशॉप से सुदृढ़ता प्रदान करना। और इसके प्रमुख घटक हैं जैसे एक अभ्यास है जिसमें आपको छात्रों को वर्कशॉप और रिसर्च दिया जाएगा। दूसरा सम्मोहन कार्यक्रम है जिसमें सभी वैज्ञानिक अंतःक्रियाओं को एकल स्थान पर समेकित किया जाएगा और देश भर के वैज्ञानिक समुदाय के सामाजिक उत्तरदायित्व हेतु उन्हें प्रोत्साहित किया जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे ध्यान रखिएगा, एक्सेलरेटेड विज्ञान योजना जो है वैज्ञानिकों को समाज के प्रति उत्तरदायी बनाने के लिए यहाँ पर प्रारंभ की गई एक योजना है। चलिए अपने अंतिम पड़ाव पे आते हैं, कुछ और घटनाक्रमों को देखते हैं। पहला इसमें है राष्ट्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं नवाचार नीति का प्रारूप यहाँ पे जारी कर दिया गया। ये भारत सरकार की 5वीं नीति है। इसका उद्देश्य है STI। ठीक है, क्या है इसका उद्देश्य? STI है। STI के तहत पारितंत्र क्षमता को कमजोरियों की पहचान करके देश के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए उत्प्रेरित करना, विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना। साथ ही इस नीति का अपना एक विजन है जिसके तहत आत्मनिर्भरता का लक्ष्य प्राप्त करना और विश्व के 3 वैज्ञानिक महाशक्तियों में भारत को शामिल करना, इसे जन केंद्रित बनाना और मानव पूंजी को आकर्षित करना, पोषण प्रदान करना, सुदृढ़ बनाना। साथ ही R&D पर सकल घरेलू व्यय एवं निजी क्षेत्र के योगदान को प्रत्येक 5 वर्ष में दोगुना करना, R&D संस्थाओं की स्थापना करना और पारंपरिक ज्ञान प्रणाली का एकीकरण करना यहां पर आपको शामिल है। नेक्स्ट यहां पर संयुक्त चंद्र ध्रुवीय अन्वेषण मिशन, ये कब लॉन्च किया गया? तो झाक्सा यानी कि जापान की आपको एरोस्पेस जो है जापान की अंतरिक्ष एक्सप्लोरेशन एजेंसी है के द्वारा यहाँ पर इसका एक अभी हाल ही में पूरा विवरण जारी किया गया, जिसमें बताया गया कि ये जो मिशन है 2023 के पश्चात प्रक्षेपित किया जाएगा, जिसमें आपको S3 रॉकेट के द्वारा प्रक्षेपित किया जाएगा, जो 6 टन वजनी आपको उपग्रह होगा, पेलोड 350 किलोग्राम का होगा। 3 महीने की अवधि तक इस मिशन का संचालन किया जाएगा और चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर जल के उपलब्धता का पता लगाने और पर्यावरण मापन के लिए इस मिशन को यहाँ पे लॉन्च किया जाएगा। ये भारत और जापान का संयुक्त मिशन है, जिसमें झाक्सा के द्वारा लैंडिंग मॉड्यूल और रोवर
जबकि इसरो के द्वारा जो होता है लैंडर सिस्टम को विकसित इसमें किया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, संयुक्त चंद्र ध्रुवीय अन्वेषण मिशन जापान के झाक्सा और भारत के इसरो का एक संयुक्त मिशन है जो 2023 तक लॉन्च किया जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय क्षेत्रीय नौवहन उपग्रह प्रणाली। ये क्या है? IRNSS को वैश्विक मान्यता प्राप्त हो गई है। ठीक है, अब भारत विश्व का चौथा देश बन गया। ध्यान रखिएगा, भारत विश्व का चौथा देश बन गया जिसकी अपनी स्वतंत्र क्षेत्रीय नौवहन यानी नेविगेशन उपग्रह प्रणाली है। इससे पूर्व यूएसए का जीपीएस, ग्लोनास रूस और बेइडू चीन, तीन देशों के पास अपनी नेविगेशन क्षमता थी। भारत ऐसा चौथा बन गया। ठीक है, तो भारत का है आपका IRNSS, और इसके अलावा जो है जिसे हम गगन भी कहते हैं, जीपीएस जो है यूएसए का, ग्लोनास रूस का और बेइडू चीन के हैं। इसमें 7 उपग्रह, जिसमें 3 भूस्थैतिक कक्षा में और 4 भूतुल्यकालिक उपग्रह हैं, जो भारत की सीमा से 1500 किलोमीटर के विस्तार क्षेत्र में भू-स्थानिक स्थिति की जानकारी प्रदान करेंगे। नेक्स्ट है भू प्रक्षेपण उपग्रह। इसरो के में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से PSLV C49 के द्वारा EOS यानी कि भू प्रक्षेपण उपग्रह तथा 9 विदेशी उपग्रह, जिसमें 1 लिथुआनिया, 4 लग्जमबर्ग और 4 यूएसए का था, प्रक्षेपण किया गया। जो भू प्रक्षेपण उपग्रह था वो आपका रडार इमेजिंग सैटेलाइट है जो LEO कक्षा में यहां पर स्थापित किया जाएगा। इसका अनुप्रयोग किस क्षेत्र में है? तो भूमि व वन के मानचित्रण, निगरानी, मौसम, जलवायु प्रेक्षण, मृदा का मूल्यांकन, जल खनिज का मानचित्रण, भूस्थानिक समोच्च मानचित्रण और सैन्य आवश्यकताओं के लिए रडार इमेजों को प्राप्त करना। तो भू प्रक्षेपण उपग्रह के माध्यम से ये सारे यहाँ पे लाभ प्राप्त किए जाएंगे या इस तरह के कार्यों में इसका उपयोग किया जाएगा। नेक्स्ट है अंतरिक्ष आधारित सुदूर संवेदन नीति 2020। ये क्या है? इसमें क्या क्या किया गया है? तो लिडार, सोनार और रडार की सहायता से सुदूर से किसी क्षेत्र वस्तु की भौतिक विशेषता का पता लगाना और निगरानी प्रक्रिया में रिमोट सेंसिंग के तहत इसका प्रयोग करना। ठीक है, तो रिमोट सेंसिंग क्या है? रिमोट सेंसिंग के माध्यम से किसी दूर विशेष क्षेत्र के बारे में आपके पास लिडार या सोनार या रडार की तकनीक के माध्यम से आप पता लगाते हैं। इस नीति के तहत भारतीय उद्योगों को इस तकनीक के संचालन हेतु यहाँ पर प्रोत्साहित करना, अर्थात निजी सेक्टर को भी यहाँ पर इस नीति के साथ जोड़ा जाएगा। सुदूर संवेदन डेटा तक सुगम पहुंच सुनिश्चित किया जाएगा। अंतरिक्ष आधारित रिमोट सेंसिंग प्रणालियों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। वाणिज्यिक उद्योगों के लिए समयबद्ध उत्तरदायी विनियामक वातावरण प्रदान किया जाएगा और प्रतिबंधों को इसमें हटाया जाएगा। तो यहाँ पर निजी उद्योगों को इसके साथ जोड़ने के लिए ये नीति यहाँ पर जारी की गई थी। नेक्स्ट है दिगांतरा। दिगांतरा क्या है? भारत की प्रथम वायु और अंतरिक्ष निगरानी कंपनी है जिसके द्वारा हाल ही में भारत का प्रथम इन ऑर्बिट स्पेस डेबीज मॉनिटरिंग एंड ट्रैकिंग सिस्टम यहां पर विकसित किया गया। ये क्या है? LEO कक्षा में इसे स्थापित करके सटीक ट्रैकिंग करने हेतु अंतरिक्ष आधारित हवाई निगरानी पेलोड है जो अंतरिक्ष कचरे की पहचान करेगा, मानचित्रण करेगा और खतरे को कम करने संबंधी यहाँ पे समस्याओं को भी सुझाएगा या उसको कम करने का प्रयास इसके माध्यम से किया जाएगा। नेक्स्ट है आपका थूथुकुडी। ये क्या है? थूथुकुडी क्या है? थूथुकुडी एक क्षेत्र है जो कि आपका तमिलनाडु में है। हाल ही में इसरो के द्वारा यहां पर भारत का द्वितीय रॉकेट प्रक्षेपण स्थल के निर्माण किया जा रहा है जहां पर लघु उपग्रह प्रमोचन वाहनों को यहां से लॉन्च किया जाएगा। भारत का अभी तक का जो लॉन्च पैड है वो आपका श्री हरिकोटा में है जो आंध्र प्रदेश में है और यहाँ पे 2 आपके लॉन्चिंग पैड हैं। तो यहाँ पर ये थूथुकुडी जो तमिलनाडु में है ये आपका दूसरा लॉन्चिंग पैड बन जाएगा। नेक्स्ट है ट्रांसफैट। WHO ने ट्रांसफैट उन्मूलन पर काउंटडाउन 2023 ग्लोबल ट्रांसफैट एलिमिनेशन 2020 यहां पर शीर्षक एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें कहा गया है कि 2023 तक औद्योगिक रूप से यहां पे ट्रांसफैट का उन्मूलन करना है। ठीक है, 2023 से ट्रांसफैट का उन्मूलन करना है। अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत के द्वारा ट्रांसफैट के औद्योगिक उत्पादन को 2022 तक 2% से कम करने का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट है तटीय रडार नेटवर्क। भारत सरकार के द्वारा मॉरिशस, सेशल्स और श्रीलंका के पश्चात मालदीव, म्यांमार, बांग्लादेश, थाईलैंड में तटीय रडार नेटवर्क स्थापित करने का यहाँ पर निर्णय लिया है जिसे 2 चरणों में पूरा किया जाएगा। पहला यहाँ है सूचना प्रबंधन का विश्लेषण केंद्र, दूसरा है भारतीय नौसेना का सूचना समेकन केंद्रों के माध्यम से समेकित किया जाएगा। तो कौन कौन से देश हैं? नाम ध्यान रखिएगा।
3 ऑलरेडी भारत 3 जगह ये स्थापित कर चुका है। 3 देशों में कौन कौन से हैं? मॉरिशस, सेशल्स और श्रीलंका। 4 देशों में जहां स्थापित करने वाला है वो है मालदीव, म्यांमार, बांग्लादेश और थाईलैंड। नेक्स्ट है आकाश मिसाइल रक्षा प्रणाली। ये स्वदेशी रूप से विकसित 25 किलोमीटर की सतह से हवा मार करने में सक्षम मिसाइल है, जिसका हाल ही में मित्र देशों को निर्यात करने का यहां पर मंजूरी दे दी गई है। तो भारत अब आकाश मिसाइल का निर्यात करेगा। इसके बाद है रुद्रम मिसाइल। रुद्रम मिसाइल क्या है? विकिरण रोधी भारत की प्रथम मिसाइल है। ध्यान रखिएगा, विकिरण रोधी भारत की प्रथम मिसाइल है रुद्रम मिसाइल, जो आपकी 15 किलोमीटर की ऊंचाई से प्रक्षेपित की जा सकती है और यह दुश्मन के रडार, संचार संपत्तियों, रेडियो आवृत्तियों, स्रोतों का पता लगाने और उन्हें नष्ट करने में सक्षम है। साथ ही ये भारतीय वायुसेना के द्वारा सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस अभियानों को चलाने में भी भारतीय सेना को अब सक्षम बनाएगी। नेक्स्ट है वागीर। वागीर क्या है? ये 6 आपको कलवरी श्रेणी की पनडुब्बियों में से 5वीं यहां पर आपको बन चुकी है, भारतीय नौसेना को सौंपी जा रही है। 4 अब तक इससे पहले यहां पे बन चुकी हैं। कौन कौन सी? कलवरी, खंडेरी, करंज और वेला। और 6वीं जो बननी बाकी, जो निर्माणाधीन है, उसका नाम है बख्शीर। ठीक है, तो यहां पर टोटल 6 बननी थी कलवरी श्रेणी की, 5 बन चुकी हैं, 6वीं बाकी है वलगरी। 5वीं जो हाल ही में अभी बनी है उसका नाम है आपका वगीर। नेक्स्ट है भारत की प्रथम लिथियम रिफाइनरी। ये कहां है? तो गुजरात के बैगी, ठीक है, गुजरात में यहां पर इसे स्थापित किया गया है, जो बैटरी ग्रेड सामग्री के उत्पादन के लिए लिथियम अयस्कन परिष्करण करेगी। लिथियम जो बैटरी है वो विद्युत रासायनिक ऊर्जा के भंडार के तौर पर हम इसका प्रयोग करते हैं। तो फ्यूचर जो है लिथियम आयन बैटरियों का है बड़े स्तर पर। तो यहां पर हाल ही में इसका देखिए, ध्यान रखिएगा, भारत की प्रथम प्रथम लिथियम रिफाइनरी जो है गुजरात में यहां पर आपको स्थापित की गई, वहां पर इसका कार्य प्रारंभ हो चुका है। नेक्स्ट है काकरापारा परमाणु ऊर्जा संयंत्र। ये कहां है? तो यहां पर देखिए क्रिटिकलिटी यानी कि यहां पे नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन के लिए तैयार होने की अवस्थिति यहां पर काकरापारा परमाणु ऊर्जा संयंत्र ने प्राप्त कर लिया है। यह भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा संयंत्र है जो 700 मेगावाट की विद्युत संयंत्र भारी जल रिएक्टर के माध्यम से उत्पादित करता है और यह पूर्ण तरीके से स्वदेशी तकनीक के माध्यम से विकसित किया गया है। तो काकरापाड़ा, ध्यान रखिएगा, ने क्रिटिकलिटी नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन के लिए तैयार क्षमता को प्राप्त कर लिया है। नेक्स्ट है वाग 12। ये क्या है? भारत रेलवे के द्वारा संचालित 12,000 अश्वशक्ति युक्त पहला इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव आपको रेल है, जिसे विश्व का 6वां ऐसा करने वाला, ये विश्व का 6वां देश बन गया है, जो 120 किलोमीटर की उच्चतम गति पर 6000 टन वहन करने की क्षमता इसने प्राप्त कर ली है। और इसका जो निर्माण किया है वो मधेपुरा इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव प्राइवेट लिमिटेड बिहार के द्वारा किया है। तो भारत ऐसा 6ठा देश बन गया है जिसने यहां पर इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव, ठीक है, भारत का पहला ये इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव जो 12,000 अश्वशक्ति पर यहां पे संचालित हो रहा है, और ऐसा करने वाला भारत कौन सा? 6ठा देश आपका बन गया है। नेक्स्ट है यहां पर आपका वेनेडियम। हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षणों के द्वारा वेनेडियम में के अरुणाचल प्रदेश में आपके निक्षेपों का पता लगाया है, जहां पर वेनेडियम जो है क्षारीय, अम्ल और लवणीय जल के कारण उत्पन्न जंग के प्रति प्राकृतिक प्रतिरोधक का यहां पर कार्य कर सकती है, और ये एक मुलायम धातु होती है। वर्तमान समय जो सबसे ज्यादा आपका निक्षेपण की स्थितियां हैं, चीन में सर्वाधिक तौर पर वेनेडियम है, और इसके बाद जो है आपका रूस और साउथ अफ्रीका में। तो भारत में कहां पाया गया है हाल ही में? अरुणाचल प्रदेश, नाम ध्यान रखिएगा। इसके बाद हरित पटाखे। हरित पटाखे क्या होते हैं? जिसमें आर्सेनिक, लिथियम, सीसा, बेरियम इत्यादि रहित पटाखे, ठीक है, जो रासायनिक जो हैं लिथियम, बेरियम और आपका सीसा, आर्सेनिक से रहित पटाखे आपके हैं, जिसे हम कहते हैं हरित पटाखे। और इस हरित पटाखे में आपको जलवाष्प निकलती है, जो पटाखों के फटने के बाद जो धुएं के कारण आपको उत्सर्जित होते हैं, उन्हें वो सोख करके वायुमंडल में फैलने से भी रोकती है। इन्हें आपको हरित पटाखे की संज्ञा दी गई है, और इनके विस्फोट से 110 से 125 डेसिबल की आवाज निकलती है, जो कि नॉर्मल पटाखे आपके 160 से 180 डेसिबल की आपकी ध्वनि उत्पन्न करते हैं। नेक्स्ट है विंटर डीजल। विंटर डीजल क्या है?
तो विंटर डीजल है विशेषीकृत ईंधन जिसे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के द्वारा लद्दाख जिले में अत्यधिक ऊंचाई पर और निम्न तापमान वाले क्षेत्रों के लिए विशेष रूप से विकसित किया है। ये -30 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर भी यहाँ पर इसका उपयोग संभव है। सल्फर की इसमें बहुत कम मात्रा है और पैराफिन मोम से ये युक्त होते हैं। साथ ही उच्च सीटेन रेटिंग भी यहाँ पर इन्हें प्राप्त की गई है और प्रदान की गई है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, विंटर डीजल जो है लद्दाख इत्यादि के ठंडे क्षेत्रों में यहाँ पर इसको यूज करने के लिए यहाँ पर बनाया गया है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के द्वारा, जो -30 डिग्री सेल्सियस पर भी काम करेगा। और एट द लास्ट एक लास्ट पॉइंट से खत्म करते हैं। अभी हाल ही में नोबेल पुरस्कार 2021 के पहले श्रेणी की यहाँ पर घोषणा कर दी गई है। बाकी जो भी आएंगे वो हम आगे देख लेंगे। तो पहला यहाँ पर अभी घोषित किया गया है नोबेल पुरस्कार 2021 का डेविड जूलियस और अर्देस पार पोयुटिन को, जिन्हें संयुक्त रूप से स्वास्थ्य औषधि के क्षेत्र में उनकी खोज के लिए प्रदान की गई है। और खोज का नाम था आपका रिसेप्टर्स इन्होंने बनाए, जो टेम्परेचर ऑफ टच, आपके जो टचिंग टेम्परेचर है, कितना तापमान के अनुमान लगाने के जो रिसेप्टर्स हैं उनके खोज के लिए यहाँ पर आपकी जो त्वचा है किस तरीके से तापमान इत्यादि को पता लगाती है, तो यहाँ पर इनकी खोज के लिए इसे दिया गया है नाम। ध्यान रखिएगा, रिसेप्टर्स ऑफ टेम्परेचर एंड टच को लेकर यहाँ पर इस वर्ष का औषधि और फिजियोलॉजी, ठीक है, फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन के क्षेत्र में यहाँ पर नोबेल प्राइज दिया गया है 2021 का। किसे दिया गया है, तो नाम ध्यान रखना है आपको, डेविड जूलियन और अर्देम पाटपोयुटिन को दिया गया है यहाँ पर। इन दोनों नामों को आपको ध्यान रखना है। इस तरीके से आज का यहाँ पर हमने घटनाक्रम देख लिया विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का। बाकी के जो टॉपिक है हमने मई 2020 से लेकर के आपका अगस्त 2021 तक के सारे घटनाक्रमों को हमने देख लिया है। स्टार्टिंग यहाँ पर देखिए, आपको पूरी जो जानकारी है वो अलग अलग विषय वस्तुओं की, चाहे जैव प्रौद्योगिकी का, नैनो प्रौद्योगिकी है, रक्षा प्रौद्योगिकी है, संचार प्रौद्योगिकी है, अंतरिक्ष है, स्वास्थ्य है, बौद्धिक संपदा अधिकार है, ऊर्जा है, अर्थात कि यहाँ पर हर एक टॉपिक जो कि आपके विषय वस्तु से इसमें पूछे जाते हैं, जो प्रश्न आपका बनता है, उन सारे टॉपिक्स को इसमें समाहित किया गया है। इसलिए अब आपको यहाँ पर इसका रिवीजन करना है। ज्यादा से ज्यादा एग्जाम में आने से पहले देखिए, यूपीएससी के एग्जाम भी 10 अक्टूबर को होने हैं, तो वहां पर आपके पास जितना समय है वो जरूर कंप्लीट कर लें। जो 4 महत्वपूर्ण टॉपिक आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वो हमने यहाँ पे कवर कर दिए। आपके पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, एनवायरमेंट, चारों आपको परीक्षा से पहले मिल गए हैं। 1.5 साल का करंट है, आपकी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है और यहाँ पर इसे अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर जो भी रह गए हैं, जैसे आर्ट एंड कल्चर रह गया है और अन्य जो टॉपिक हैं वो आगे हम लेकर आएंगे। और यूपीपीसीएस का भी एग्जाम 24 अक्टूबर है, तो वहां पर आपको मास्टर करंट अफेयर्स को लेकर उनके लिए यूपी स्पेशल जैसे घटनाक्रम है वो भी आपको लेकर आएंगे। तो जल्दी ही हर एक वीक में ऐसे 1 या 2 वीडियो करंट अफेयर्स के आपको आते रहेंगे, जो कि यहाँ पर ऐसे ही साल से 1.5 साल के करंट अफेयर्स को समाहित करते हुए आपको विषयवार यहाँ पर जानकारी देंगे। तो आज के लिए यहाँ पर इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में किसी और विषय के साथ यहाँ पर हम उपस्थित होंगे और 1.5 साल के करंट अफेयर्स को कंप्लीट करेंगे। आपका काम है यहाँ पर इसे अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए, पढ़ लीजिए और जो भी यहाँ पे घटनाक्रम है आपको साइंस एंड टेक से रिलेटेड उसे वहां पर आप रिवीजन मोस्टली टाइम कर लीजिए। जितना ज्यादा रिवीजन करेंगे सक्सेस होने के ज्यादा क्वेश्चन आप वहां पे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।